हेलो 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 हेलो, गुड इवनिंग, राम राम, राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब बच्चे? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नमस्ते जी, नमस्ते। सबको बहुत बड़ा बड़ा गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हो आप सब लोग? मैं एकदम बढ़िया, आई एम वेरी गुड। बहुत एकदम मजे से मेरी जिंदगी कट रही है। बस आप लोग बताइए कैसे चल रहा है आप सब लोगों की क्लासेस, ओवरऑल पढ़ाई, बैकलॉग्स। बढ़िया बढ़िया। बहुत गर्मी है बच्चे, बहुत ज्यादा गर्मी हो रखी है। बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की गर्मी हो रखी है। मेरा तो मन ही नहीं कर रहा कहीं बाहर निकलने का, तो मैं तो गई नहीं बाहर। सुबह से ही घर हूँ। घर नहीं, ऑफिस, स्टूडियो, आप लोगों की क्लास लेने के लिए। घूमने घूमने का प्लान नहीं बनाया? ऑल्दो मैं मानती हूँ तुम लोगों की 12th है, लेकिन कहीं घूमने घूमने नहीं जा रहे क्या? अरे वाह, नो बैकलॉग। बहुत ही बढ़िया। नो बैकलॉग वाले बच्चों की अलग ही चौड़ होती है। बेटा मैं बहुत दिनों में इसीलिए आती हूँ कि हमारी क्लासेस बहुत दिनों में होती हैं, हफ्ते में एक बार। तो इसलिए मैं तुम लोगों को हफ्ते में एक बार ही मिलती हूँ। बेटा यहाँ तो गर्मी नहीं है, तभी तो मैं यहाँ स्टूडियो में ही हूँ सुबह से। बाहर तो बहुत बुरा हाल है। अरे घूमने वूमने नहीं जा रहे क्या? चले जाओ, थोड़ा सा टाइम वाइम निकाल लो, बना लो एक दो बैकलॉग्स। दिल्ली तो बड़ा तप रहा है, ऐसा पॉपकॉर्न जैसी जिंदगी हो गई है। इंग्लिश में बैकलॉग नहीं कह रही भैया, बाकी सब्जेक्ट में बैकलॉग कह रही हूँ। इंग्लिश में तो क्या ही बैकलॉग होगा तुम लोगों का। राजस्थान, हे भगवान। बेटे मक्की का दाना बन के घर जाओगे तुम लोग। जाएंगे, जाओ भाई, कहीं तो घूमो। अभी तो टाइम है तुम लोगों के पास। एक बार तुम लोगों के बोर्ड्स शुरू हो गए, प्री बोर्ड्स की डेट शीट आ गई, स्कूल सेकंड फर्स्ट टर्म होते ही बेटा ऐसा भागेगा ना स्कूल में सिलेबस, तुम लोग परेशान हो जाओगे कि हो क्या रहा है। थोड़ा चिल विल मारो, मस्ती वस्ती करो, मोमोज वगैरह खाओ। बड़े सारे तो घूम के आ गए हैं। राजस्थान में जो बच्चे हैं बेटा, मक्खी का दाना बन गए हो तुम तो। कैसे जी रहे हो वहां पे? यहाँ दिल्ली ऐसे तप रही है। ऑल्दो अभी वहां पे गुजरात में और गुजरात में और मुंबई में जो तूफान आ रहा है, तो पता नहीं क्या क्या हाल चल रहा है लोगों का वहां पर। जो बच्चे वहां से बात कर रहे हैं गुजरात और मुंबई से, आई थिंक वहां तो बहुत बुरा हाल हो रखा है इस टाइम पे। इतना ज्यादा तूफान है वहां पर। आई थिंक बिपिर जॉय है, बाइक पता नहीं क्या नाम है, बिपिन जॉय ऐसे करके कुछ नाम है नए तूफान का। हाँ, बहुत बुरा हाल हो रखा है। एक बच्चा लिख रहा है, मैं तो लंदन में आया हूँ घूमने, ओ माय गॉड आई एम सो रिच। कोई नहीं बेटा। चलो जी, गुजरात वालों का तो हाल बहुत बुरा है वहां पर तो। हाँ, बिपर जॉय वट एवर यू प्रोनाउंस इट। बहुत बुरा तूफान है भाई, वो तो बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई हो गया। आज दोपहर को ही मैं न्यूज देख रही थी कि मतलब बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई हो गया है वो जो तूफान है, और शाम 5 बजे तक आते आते वो अपनी पीक पे होगा। तो अब तो 6:15 हो रहे हैं। न्यूज नहीं देखी मैंने, अब देखते हैं क्या हो रहा है। चलो जी, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास बहुत सारे राजस्थान वाले बच्चे हैं, बहुत ज्यादा ओपी हो गए बच्चे। चलो अब स्टार्ट करते हैं। बेटा मैं तो बहुत शौक से मोमोज खाती हूँ, मोमोज खा खा कर तो मेरा वेट बढ़ गया है। एनीवेज ये कहानी किसी और दिन की है, किसी और दिन बात करेंगे। आज हम लोग क्या करने वाले हैं थोड़ा सा मैं वो बता देती हूँ। तो बच्चा आज हम लोग करने वाले हैं राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स की पहली क्लास, जिसमें बच्चों हम लोग कवर करेंगे लेटर राइटिंग। अब लेटर राइटिंग बेटा मैं चाह रही हूं कि मैं इन्हें 2 पार्ट्स में कराऊं, क्योंकि मैं ये बिलीव करती हूँ कि लेटर राइटिंग एक बहुत बड़ी राइटिंग स्किल है। ठीक है, ये एक लॉन्ग राइटिंग स्किल है, और मैं नहीं चाहती कि ये लॉन्ग राइटिंग स्किल जो है मैं ऐसे एक ही क्लास में खत्म कर दूं। तो मैं अपनी राइटिंग स्किल्स को बच्चे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। आज हमारी राइटिंग स्किल्स की पहली क्लास होने वाली है, और आज की राइटिंग स्किल्स के अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं? आज की राइटिंग स्किल्स के अंदर हम लोग बिजनेस लेटर्स करने वाले हैं। ठीक है,
आज हम लोग बिजनेस लेटर्स करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पेपर में बच्चों राइटिंग स्किल्स के अंदर लेटर में चॉइस आती है। तो कैसे हम लोग हमारे लेटर राइटिंग में से कौन से, हमें, मैं बोलने वाली थी कौन से मोमो को, कौन से क्वेश्चन को हमें चूज करना चाहिए, कैसे सॉल्व करना चाहिए, हम लोग आज वो सीखने वाले हैं। ठीक है, हाँ, तो लेटर राइटिंग हम लोगों ने आज स्टार्ट करना है, जैसे एक लॉन्ग राइटिंग स्किल है। और इसके नोट्स मैं सजेस्ट करूंगी, जो मैं लिखवा रही हूं वो तुम लोग 110% लिख लो। ठीक है, आई वॉन्ट यू गाइस कि जो मैं आज क्लास में लिखवाऊं वो जरूर लिख लेना, क्योंकि जितना ज्यादा आप राइटिंग स्किल की चीजों को लिखोगे ना, उतना ज्यादा आप लोग अच्छे से पढ़ पाओगे। तो आज हमने जो राइटिंग स्किल करनी है बच्चों, वो करनी है हमने राइटिंग, लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग एक लॉन्ग राइटिंग स्किल होती है, उसमें से भी बच्चों हमने पर्टिकुलरली आज बिजनेस लेटर्स करने हैं। इसके बाद 2 टाइप ऑफ लेटर्स और बचते हैं, वो मैं आप लोगों को बता देती हूं कौन से होते हैं, लेकिन हम उसको नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। अभी आज जो लेटर्स हम लोग करने वाले हैं वो बिजनेस लेटर्स होंगे। अगली क्लास में जो बच्चों हम लोग लेटर्स करेंगे वो आप लोगों के लेटर्स होंगे रिलेटेड टू जॉब एप्लीकेशन, एंड दूसरा आप लोगों का होगा लेटर टू द एडिटर। ठीक है बच्चों, तो ये कुछ ज्यादा, मतलब जितने भी टाइप ऑफ लेटर्स आप लोगों के सिलेबस में आते हैं वो सारे लेटर्स मैं आप लोगों को आज ही करा रही हूं। बहुत सारे पेपर्स के अंदर, बहुत सारे सीबीएसई के एग्जाम्स के अंदर बच्चों, चलो पढ़ लो भैया, मोमोज को मिठाई मत बनाओ, पढ़ लो। तो बहुत बारी क्लासेस में ऐसा हो जाता है, किसी किसी स्कूल में ऐसा होता है कि बिजनेस लेटर और जॉब एप्लीकेशन में से चॉइस आती है। मैं आप लोगों को बताती हूँ क्वेश्चन में चॉइस आती किस किस की है और आपको क्या क्या आना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो पहले देख लेते हैं हमारी आज की क्लास का टारगेट क्या होने वाला है। लेटर राइटिंग बच्चों हम लोग हमारी आज की क्लास में करेंगे, और जो 3 लेटर हम लोग आज कवर करने वाले हैं वो है कंप्लेंट, वो है ऑर्डर, ऑर्डर प्लेसिंग, या प्लेसिंग एन ऑर्डर, कुछ भी कर सकते हैं, प्लेसिंग एन ऑर्डर, और तीसरा होता है बेटा इंक्वायरी। ये टाइप ऑफ लेटर्स हम लोग हमारी आज की क्लास में करने वाले हैं। जो बच्चे यहाँ पर मेरे साथ रेडी हैं, एक बार आप लोग मुझे बता दीजिए कि इफ यू गाइज आर रेडी फॉर द क्लास, ताकि हम लोग हमारी क्लास को स्टार्ट कर सके। एक बार थम्स अप भेज दीजिए, जो भी है एक बार बता दीजिए, देन वी विल स्टार्ट। हाँ जी बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। लेटर राइटिंग होता क्या है? अब देखो, लेटर राइटिंग के लिए ना थोड़ी सी बातें पहले समझ लो कि लेटर राइटिंग कितने टाइप का होता है। लेटर राइटिंग ना, अगर मैं ब्रॉड कैटेगरीज की बात करूं तो लेटर राइटिंग 2 कैटेगरीज में बटा हुआ होता है। एक होता है बेटा इनफॉर्मल लेटर। ये इनफॉर्मल लेटर्स अब हमें आने बंद हो गए हैं। ये जनरली हम लोग हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली को लिखते हैं। ठीक है, ये हम लोग जनरली अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को लिखते हैं। अब जो लेटर्स बच्चों हमें आते हैं ना, वो आते हैं फॉर्मल लेटर्स। ठीक है, जो भी लेटर आप लोग करते हैं वो फॉर्मल लेटर्स के अंडर आते हैं। फॉर्मल लेटर्स के अंदर भी बच्चे 3 कैटेगरीज होती हैं, और मैं तीनों कैटेगरीज आप लोगों को कराऊंगी, जिनमें से एक को हम लोग आज कवर कर रहे हैं, 2 को हम लोग अगली क्लास में कवर करेंगे। आज बच्चे हम लोग करने वाले हैं बिजनेस लेटर्स। ठीक है, आज हम लोग करने वाले हैं बिजनेस लेटर्स। बिजनेस लेटर्स के अंदर ये 3 टाइप ऑफ लेटर्स आते हैं जो हम लोगों ने देखा था। एक आता है कंप्लेंट, एक आता है प्लेसिंग एन ऑर्डर, ठीक है, एक आता है प्लेसिंग एन ऑर्डर, और तीसरा बच्चे आता है आपका इंक्वायरी करना, किसी भी चीज की इंक्वायरी। अब जो लेटर राइटिंग के अंदर बच्चों क्वेश्चन आता है, वो सबसे पहला क्वेश्चन इसी में से आता है। ठीक है, क्वेश्चन का जो ऊपर वाला पार्ट होता है, जैसे क्वेश्चन में और लिखा होता है, तो और के ऊपर हमेशा जो क्वेश्चन होगा ना, वो इन्हीं में से किसी की ना किसी टॉपिक में से आएगा। ठीक है, इसी पार्ट में से आने वाला है पहला लेटर। फिर हमारे पास होता है लेटर टू द एडिटर, लेटर टू एडिटर, या कोई भी और एप्लीकेशन, या फिर अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन लिखनी है तो वो सेकंड टाइप ऑफ लेटर में आती है। जैसे आपको मान लो कोई इशू सामने रखना है एडिटर के, तो आप एडिटर के आगे वो इशू रखते हुए अपना लेटर लिखेंगे। और तीसरा, अब देखो, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1,
इन 1 2 3 4 5 इन पांचों लेटर में से एनी आउट ऑफ द 5 हो सकता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन इनमें से एनी आउट ऑफ द 5 हो सकता है। वो कंप्लेंट लेटर हो सकता है, वो इंक्वायरी लेटर हो सकता है, वो आप लोगों के लिए प्लेसिंग एन ऑर्डर लेटर हो सकता है, या वो एडिटर का लेटर हो सकता है। पहला क्वेश्चन इनमें से कोई भी हो सकता है। तो मैं आप लोगों को यह सजेस्ट करूंगी कि या तो इन पांचों की चॉइस को में से कोई एक लेटर पढ़ जाओ। इवन अगर आप इन पांचों को अटेम्प्ट करने की सोच रहे हो तो होगा तो कोई एक ही, उसके लिए आप लोगों को ये पांचों चीजें बेटा पढ़नी पड़ेंगी। लेकिन अगर आप बात करते हो सेकेंड क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 2 की, तो वो सिंपली हमारे पास बस एक जॉब एप्लीकेशन होता है। ठीक है, हमारे पास कौन सा होता है, वो हमारे पास सिर्फ एक जॉब एप्लीकेशन होता है। ये क्वेश्चन नंबर 2 होता है फिक्स्ड। तो इट इज कंप्लीटली योर चॉइस बच्चों की आपको कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। आप लोग कंप्लेंट, प्लेसिंग एन ऑर्डर, इंक्वायरी, एडिटर, एप्लीकेशन, इनमें से कोई क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, या फिर जॉब एप्लीकेशन के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो लोग आप लोगों को जो स्कूल के एग्जाम्स आएंगे ना, उसके अंदर प्लेसिंग एन ऑर्डर, सॉरी जॉब एप्लीकेशन जनरली ना हमें सेकेंड टर्म के टाइम पे पढ़ाया जाता है। तो उससे पहले क्या होता है बच्चों, उससे पहले जो लेटर्स आपको करा दिए जाते हैं, जिसमें बिजनेस लेटर्स और लेटर टू द एडिटर या एप्लीकेशन आता है, उसके अंदर उसकी वजह से क्या होता है, इन दोनों में चॉइस आ जाती है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि लेटर राइटिंग कोई बहुत मुश्किल काम तो है नहीं। हम लोगों ने आज जो स्टार्ट करना है वो हमने बिजनेस लेटर्स को कवर करना है। अगली क्लास में हम लोग लेटर टू द एडिटर और हमारा जॉब एप्लीकेशन, जो थोड़े छोटे छोटे पार्ट्स हैं, उनको कवर कर लेंगे। वो बहुत ज्यादा लंबे नहीं आते हैं। ठीक है बच्चों, अब अगर मैं बात करती हूँ ओवरऑल लेटर राइटिंग की, तो लेटर राइटिंग बच्चों हमारे पेपर में कितने मार्क्स का आता है, उसके बाद इसके फॉर्मेट और इसके सवालों पे आते हैं। लेटर राइटिंग बच्चों हमारे पेपर में अब सिर्फ 5 मार्क्स का आता है। पहले इसकी जो वेटेज थी वो 10 मार्क्स की हुआ करती थी, लेकिन अब 5 मार्क्स के अंदर ही यह सवाल पूरा हो जाता है, जिनमें से 1 नंबर बच्चे आपके फॉर्मेट का होता है। ठीक है, और 3 नंबर इसके अंदर, इसमें से 1 नंबर होता है आप लोगों के लैंग्वेज का, कि आपने कैसी लैंग्वेज यूज करी है, ये लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए वो मैं आप लोगों को आगे सिखाऊंगी। 1 मार्क होता है बेटा आपके एक्सप्रेशन का, कि जो चीजें आप लोगों ने लिखी है वो कैसे लिखी है। 1 मार्क होता है आपके स्ट्रक्चर का, कि यानी आपका जो लेटर है वो सही तरीके से बनाया गया है या नहीं बनाया गया है, पैराग्राफ सही से डिवाइड करे गए हैं नहीं करे गए हैं, ये सारी चीजें होती हैं। और एक 4th नंबर बेटा आप लोगों का होता है इसके अंदर ग्रामर का, कि आप लोगों ने जो ग्रामर इसमें यूज करी है क्या वो सही है या गलत है। एक्सप्रेशन का मतलब होगा कि आपका लेटर किस टोन में है, वो फॉर्मल है या वो ऐसा लग रहा है कि आप धमकियां दे रहे हो या क्या है, मतलब आपकी टोन रूड है या नहीं है, वो आपके एक्सप्रेशन में पता लगता है। तो आपके जो लेटर की टोन है उस पर आपको एक्सप्रेशन का नंबर मिलेगा। स्ट्रक्चर के अंदर आपके पैराग्राफ्स को चेक किया जाएगा कि आपने पैराग्राफ में सही स्पेसिंग करी है नहीं करी है, 1 पैराग्राफ बनाया है 2 पैराग्राफ बनाया है, नीटनेस कैसी है। ग्रामर के अंदर आप लोगों के ग्रामेटिकल एरर्स को चेक करेंगे। लैंग्वेज के अंदर बेटा आपके सेंटेंसेस को चेक किया जाएगा कि सेंटेंसेस जो आपने बनाए हैं वो सही तरीके से बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए हैं, और 1 मार्क का फॉर्मेट का नंबर आपके होते हैं। ठीक है, ये 5 नंबर इस तरीके से आप लोग अपने लेटर में स्कोर कर सकते हैं, जिनमें से 1 नंबर, ये तो भैया मैं कहती हूँ सच में फ्री का नंबर है, लैंग्वेज, एक्सप्रेशन, स्ट्रक्चर और ग्रामर। ये बाकी 4 नंबर हमें लेटर में कैसे गेन करने हैं, ताकि आप लोगों के लेटर में 4.5 या 5 आते रहे। ये स्कोर मिनिमम, देखो 5 नंबर कहीं भी नहीं जिंदगी में मिलने वाले इंग्लिश में। ठीक है, ये मान के चलना, नोबडी एवर इज गोइंग टू गिव यू 5 मार्क्स। वो आप लोगों को कैसे देखते हैं मार्क्स, तो वो बेटा आपको 4.5 देंगे, हाईएस्ट इज गोइंग टू बी 4.5, और इतना दिल उनका खुश होगा तो हो सकता है वो आप लोगों को 5 दे दें, लेकिन मैक्सिमम नंबर 4.5 होते हैं। तो 4.5 का स्ट्रक्चर यही है कि इनमें से किसी एक चीज ना किसी एक चीज में तो आपको 5 नंबर करके 4.5 मिल जाएगा, 5 नंबर मिल जाएंगे अगर आप बहुत ज्यादा लकी हो तो ये फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए कि आपको एक एक नंबर कैसे बटोरना है, कैसे गेन करना है। समझ में आया? अब बच्चों में एक बार आप लोगों का डाउट्स देख लो, किसी का कुछ रेलेवेंट डाउट है तो। एग्जाम में राइटिंग्स के मार्क्स, हाँ बेटा क्यों नहीं मिलते, ऐसा पर्टिकुलरली आपकी हैंडराइटिंग के मार्क्स नहीं मिलते, लेकिन अगर आपका काम साफ है तो टीचर आपको 1 आधा नंबर एक्स्ट्रा दे देती है या नंबर काटती नहीं है आपके। बाद में कौन सा लेटर बोर्ड में, बेटा बोर्ड में इनमें से कोई भी लेटर आ सकता है, इसलिए मैं सारे करा रही हूं। कितने लेटर होंगे बेटा, लेटर एक ही लिखना होगा, लेकिन लेटर की चॉइस बहुत सारी चीजों में से आती है, तो वो समझ लेंगे।
हाँ सिलेबस में बेटा, लेकिन कई सिलेबसेस के अंदर हमारा बिजनेस लेटर्स भी हैं, तो मैं इसीलिए सारे करा रही हूं ताकि किसी का भी कोई भी लेटर रह ना जाए, क्योंकि चॉइस में वो लोग एप्लीकेशन के अंदर लेटर टू द एडिटर के अंदर आपको कंप्लेंट लेटर दे देंगे कि आप लोगों को एडिटर को कंप्लेंट करते हुए एक लेटर लिखना है, आपको एक जॉब एप्लीकेशन लिखनी है कंप्लेंट करते हुए रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर चीज। तो वो अगर आपको कंप्लेंट लेटर लिखना आता है, अगर आपको कंप्लेंट लेटर का फॉर्मेट आता है, उसकी लाइन्स पता है कैसे लिखनी है, तो वो सेम चीज आप एडिटर में भी यूज कर सकते हो। ये देख मैं, हाँ बेटा पूछे जाएंगे, स्टेट बोर्ड में होंगे ऐसे सवाल। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो स्वागत है आपका देवियों और सज्जनों। ये मैं हमेशा क्लास में स्लाइड डाल के लाती हूँ, लेकिन मैं हमेशा तुम लोगों को दिखाना भूल जाती हूँ, तो आज खुली गई है। तो स्वागत है आपका देवियों और सज्जनों हमारी आज की क्लास में। इतनी देर बकबक करने के बाद मेरे फाइनली मैं आप लोगों को मेन क्लास में लेकर आ रही हूँ, ठीक है। अब आइए स्टार्ट करते हैं हमारे आज की क्लास को। तो बेटा फॉर्मल लेटर्स क्या है? फॉर्मल लेटर्स आर बिजनेस लाइक एंड गेट क्विकली टू द पॉइंट। अब देखो दोस्तों को हम लिखते हैं आई होप माई लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ, आई एम ऑल्सो सेम। नहीं, अब यहाँ पर बेटा हम बात करते हैं टू द पॉइंट। यहाँ पे सीधी बात, नो बकवास, एकदम अपनी मोमेंटो जिंदगी वाली बात हो जाती है यहाँ पे। तो दे आर बिजनेस लाइक, यानी मतलब आप बहुत ही मुद्दे की बात करते हो, एंड गेट क्विकली टू द पॉइंट, मतलब मेन बात लिखो बस। आपकी लैंग्वेज फॉर्मल होनी चाहिए, उसके अलावा हमें कहानियां बनाने की जरूरत इन लेटर्स में नहीं होती। फॉर्मल लेटर्स आर डिफरेंट टू पर्सनल लेटर्स। यू डू नॉट राइट इन अ चैटी मैनर, यानी आप ऐसे वो आपकी जो लैंग्वेज होनी चाहिए ना बच्चों, वो फॉर्मल लैंग्वेज होनी चाहिए। ज्यादा स्लैंग लैंग्वेज, मजाक मस्ती ये सब यूज नहीं करनी है। स्लैंग्स का मतलब होता है जब आपकी रैंडम, आपकी डेली वर्ड या डेली लैंग्वेज जैसे हम लिखते हैं ना, वैसा इसके अंदर कुछ भी नहीं होना चाहिए। बहुत ही फॉर्मल तरीके से आपको इसे लिखना है। For example, you would write a different letter to your principal inviting him to your class JCSP graduation as you would do to your friend. For example, अगर आप प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो और प्रिंसिपल जी आ जाना हमारे फंक्शन में, खाना पीना भी होगा, मजे आएंगे, ऐसे आप नहीं लिख सकते हो उनको, ठीक है। लेकिन अगर आप अपने दोस्त को लिख रहे हो तो उसमें आप कुछ भी अनफिल्टर्ड चीजें डाल सकते हो लेटर के अंदर। तो यहाँ पर भी वही पॉइंट है कि अगर आप अपने प्रिंसिपल को लेटर लिखते हो तो आपकी जो लैंग्वेज होनी चाहिए बच्चों, वो थोड़ी सी फॉर्मल लैंग्वेज होनी चाहिए। अब वो फॉर्मल लैंग्वेज होती क्या है, वो फॉर्मल लैंग्वेज लिखनी कैसे है, वो मैं अब आप लोगों को आगे समझाने वाली हूं। फॉर्मल लेटर्स आर यूजुअली रिटर्न फॉर सम ऑफ द फॉलोइंग। अब ये फॉर्मल लेटर लिखे किस चीज के टर्म्स में जाते हैं? हाँ बेटा आपका नोटिस राइटिंग पे सिलेबस में है, वो हम आगे करेंगे। पहले नोटिस, ये हमारे फॉर्मल लेटर्स होते कौन से हम कौन से करेंगे? टू अप्लाई फॉर जॉब, टू मेक अ कंप्लेंट, टू ऑर्डर गुड्स, एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर, आस्क फॉर समथिंग, अ फॉर्म ऑफ एन अपॉइंटमेंट इंक्वायरी के लिए, टू आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन, टू मेक अ बुकिंग फॉर अ हॉलीडे एटसेट्रा, टू इन्वाइट समवन टू एन इवेंट सच एज स्कूल ओपन डे। बट इसको ना हम लोग इन्विटेशन में सीखेंगे कि हमें इनवाइट करना कैसे होता है, ये इनविटेशन का पार्ट है। मेनली ये लेटर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं हमारी आज की और अगली वाली क्लास के अंदर, जिसमें हम लोग सीखेंगे जॉब एप्लीकेशन और एडिटर, ये हमने अगली क्लास में करना है। आज हम लोग बाकी बिजनेस लेटर्स जो हैं वो आज हम लोग कवर करके खत्म कर देंगे कि उनके रिप्लाई भी अगर आ गए तो वो आप कैसे करोगे। अब सबसे पहले मैं आप लोगों को इसका फॉर्मेट दिखा देती हूं, उसके बाद इसके मेन पॉइंट पे आते हैं। आई होप ये स्क्रीन आप सब लोगों को दिख रही होगी। यहां पर इट इज फॉर फॉर्मेट पर्पस ओनली। इसमें क्या लिखा है उस पर अभी ज्यादा ध्यान नहीं देना, नहीं मत लिखना। दिस इज जस्ट फॉर फॉर्मेट पर्पस। ये सिर्फ बच्चों आप लोगों को फॉर्मेट पर्पस के लिए दिखाया जा रहा है कि आप लोगों के लेटर का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, दैट्स इट। मैं आप लोगों को अलग से फॉर्मेट भी लिखवा दूंगी अगर आप लोग मुझे कहोगे तो, मगर इसको आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप लोगों को इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखो फॉर फॉर्मेट पर्पसेस ओनली, इसको मैं हटा देती हूं और आगे बता दूंगी। देखो सबसे पहले यहां पर आता है बच्चे सेंडर्स एड्रेस, ठीक। इस पर मैं खुद ही लिखवाती हूँ पहले, फिर मैं इसके ऊपर आती हूँ। वेट, लेट मी मेक यू गाइज राइट दी लेटर फॉर्मेट। सबसे पहले तो बच्चों आप लोग अपने लेटर में क्या दोगे? सबसे पहले आप लोग दोगे सेंडर्स एड्रेस, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों के लेटर के अंदर क्या आएगा ये लिख लेना, ये जरूर लिख लेना। अब जो मैं लिखवा रही हूं ना ये पूरा फॉर्मेट है, उसके साइड में मैं बता दूंगी कैसे लिखना है, ये लिख लो। सेंडर्स एड्रेस, तो बेटा ये सेंडर्स एड्रेस ना 3 लाइंस के अंदर आना चाहिए,
ठीक है, सेंडर्स एड्रेस 3 लाइनों में आना चाहिए। अब कभी कभी ना हमें कंफ्यूजन होती है कि मैम सेंडर्स एड्रेस की एक लाइन में हमें कितना लिखना होता है। नहीं बेटा, लिखना लेफ्ट साइड में है। जब आप लेटर भेजते हो तो कहीं देखो क्या है, सीबीएसई के फॉर्मेट में ना हम लोग हमेशा से लेफ्ट में लिखते आए हैं, लेकिन अगर आप बात करो ओरिजिनल फॉर्मेट की तो सेंडर्स एड्रेस साइड में होता है और रिसीवर्स एड्रेस लेफ्ट में होता है। तो इसीलिए मैं उसको हटाकर अपने तरीके से बता रही हूँ, जैसे आप लोगों के स्कूल में फॉलो होगा उस फॉर्मेट से आप लोगों को बता रही हूँ। 3 लाइन। सबसे पहले आप लोगों का लोकल रेजिडेंस आप लोग मेंशन करते हो कि आपका फ्लैट नंबर क्या है, लोकल रेजिडेंस, और मान लो आप लोगों का स्ट्रीट नेम। यहां पर बेटा सेकंड में आपकी आती है लोकेलिटी। जैसे मान लो मैं लिखती हूँ AB, जैसे मैंने लिखा 34/2, रैंडमली मैंने कोई भी एनक्लेव ले लिया, मान लो मैंने बोला सफदरजंग एनक्लेव। नेक्स्ट लाइन में मैं क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी अपनी लोकेलिटी। मेरी लोकेलिटी क्या है, मेरी लोकेलिटी है फॉर एग्जांपल मेरी लोकेलिटी है 30 हजारी, न्यू दिल्ली। नाउ इट इज कंप्लीटली अप टू मी कि मैं इसको 3 लाइनों में लेकर जाना चाह रही हूँ या मैं इसको 2 लाइनों में लेकर जाना चाह रही हूँ। इट इज कंप्लीटली अप टू मी। मैं चाहूं तो 2 लाइन के अंदर भी खत्म कर सकती हूँ। और 2 में कैसे होगा कि मैंने इस तरीके से कर दिया, मैंने लोकेलिटी के बाद अपना स्टेट लिख दिया। प्रेफरेबल हम इसको लेकर चलते हैं, लेकिन बहुत सारे एरियाज में जब एड्रेस बड़ा हो जाता है, जिसमें आपको पूरा एड्रेस दिया होता है, फिर उसकी लोकेलिटी दी होती है, फिर उसका स्टेट दिया होता है, उसमें आप 3 लाइनों में चलते हो। तो 3 लाइन्स या 2 लाइन्स तो बच्चे कंप्लीटली आप लोगों की चॉइस है कि आप लोगों को कैसे लिखना है। एड्रेस लिखने के बाद हम लोग 1 लाइन छोड़ देते हैं। एड्रेस लिखने के बाद हम 1 लाइन छोड़ देते हैं और फिर यहां पर हम लिखते हैं डेट। अब ये डेट कैसे लिखी जाती है, तो बच्चे डेट लिखनी है कुछ इस तरीके से। डेट में आप लोग ध्यान देंगे, जैसे मान लो मैंने लिखा 20 जून, 2024। ये फॉर्मेट ऑफ डेट आप लोगों का होना चाहिए, ठीक है। ये आप लोगों के फॉर्मेट ऑफ एड्रेस, सॉरी फॉर्मेट ऑफ डेट होना चाहिए 20 जून। इसमें 20th जून /2024 इस तरीके से करने का कुछ भी जरूरत नहीं है। अगर बच्चे आप लोग ऐसे एड्रेस लिख रहे हो, मान लो अगर आपने ऐसे लिखा है 20th जून 24, तो टीचर इसको गलत कर देगा, ठीक है, टीचर इसको काट देगा। इस तरीके से डेट नहीं आनी चाहिए। डेट को इस तरीके से ही लिखना है, पहले DDMMYY, यानी डेट, फिर मंथ, फिर एड्रेस, सॉरी ईयर, सॉरी। क्या कह रहे हैं बच्चे, कोई ढंग की बात कर रहे हो क्या? नहीं कर रहे, IG डाउनलोड करने की बातें हो रही हैं यहाँ तो। चलो डेट लिख दिया। डेट लिखने के बाद क्या आता है, डेट के बाद आता है बच्चों रिसीवर्स एड्रेस, ठीक है। डेट के बाद आता है रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस 3 से 4 लाइनों का होता है। अब ये 3 से 4 लाइन्स कैसे होता है, मान लो आप किसी कंपनी को लिख रहे हो, मान लो आप किसी फर्म को लिख रहे हो, तो सबसे ऊपर बच्चे कंपनी नेम आएगा। सबसे ऊपर क्या आएगा, सबसे ऊपर आएगा कंपनी नेम, और फिर उसका एड्रेस आएगा, और यहां पर उसका एड्रेस, और यहां पर उसका लोकेलिटी और स्टेट। अब वही डिपेंड करता है कि वो एड्रेस बहुत बड़ा है तो वो 3 लाइंस में आएगा, और अगर वो 2 लाइंस का छोटा है तो वो 2 लाइंस के अंदर पूरा आ जाना चाहिए। इस तरीके से आप लोगों का कंपनी नेम, एड्रेस, लोकेलिटी और स्टेट आ जाएगा। यहां तक किसी को कोई भी डाउट है कि आप लोगों का रिसीवर सेंडर्स एड्रेस कैसे होना चाहिए तो मुझे बता दो, क्योंकि यहां से बेटा आप लोगों के 1 नंबर पूरे होते हैं। यहां तक में आपको 1 नंबर पूरे मिल जाते हैं। हाँ बेटा, जहां पर ये मैंने क्रॉस बनाया है मतलब वहां पर आप लोगों को लाइन छोड़नी है। एक बार मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लूं, क्योंकि मेरे को पूरा फॉर्मेट ना इसी शीट पे ही लिखना है, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर रही हूँ आप लोगों के सहूलियत के लिए। हाँ, आप लोगों को मुझे बताना है कि यहां तक कोई डाउट नहीं है। इसके बाद 2 ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। इसके बाद 2 ऑप्शन होते हैं। मेरा ऑप्शन जो है वो ऐसे चलता है, मैं कहती हूं पहले सब्जेक्ट लिखो। सीबीएसई के अंदर दोनों चीजें चलती हैं। सीबीएसई के अंदर सर, सब्जेक्ट, ये भी ओके है, और सब्जेक्ट और सर ये भी ओके है। दोनों ओके है, दोनों में से कोई भी गलती नहीं है। मेरा जो तरीका है वो चलता है, पहले सब्जेक्ट मेंशन करो। सब्जेक्ट भी कैसे मेंशन करो, SUB कैपिटल, डॉट डॉट, और एक अंडरलाइन कर दो नीचे लाइन। अब एक चीज याद रखनी है आपको इसके अंदर कि सब्जेक्ट ओनली इन 1 लाइन, कि सब्जेक्ट जो है ना बच्चे वो सिर्फ 1 लाइन में होना चाहिए। 1 लाइन से लंबा आप लोगों का सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। सब्जेक्ट लिखने के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट लिखने के बाद आता है सर,
या मैम। अब आप लोगों को जो अभी नोट्स मैं दिखाऊंगी बच्चों, अभी आप लोगों को नोट्स जो मैं दिखाने वाली हूँ है ना, आई डोंट नो व्हाई दिस चैट इज मोर इंटरेस्टिंग देन द क्लास। बेटा कोई नहीं, पेपर में चैट ही तो लिख कर आनी है, आंसर का क्या है वो तो मैं लिखाऊंगी आपके लिए, ठीक है। अब पढ़ लो, पढ़ना है तो। सर या मैम, अब बहुत सारे स्कूल में ना हमें डियर मैम, डियर सर लिखवाया जाता है, तो मेरा ये कहना है कि क्या वो तुम्हारे चाचा का लड़का लगा है? क्या वो सर या मैम तुम्हारे चाचा के लड़के लगे हैं? हाँ बेटा, इसमें भी एक लाइन छूटेगी, गुड, थैंक यू। नहीं ना, तो डियर नहीं लगाना है, क्योंकि अगर आप उनको बच्चे लिख के दे रहे हो, अगर आप उन्हें सर मैम बोल रहे हो, तो डियर सर डियर मैम क्या होता है भाई? व्हाट यू मीन बाय डियर सर डियर मैम? ऐसा तो गलत हो जाएगा, मतलब हेलो डियर सर, सर प्लीज हमारा ऑर्डर एक्सेप्ट कर लो सर, नहीं। आप फॉर्मल लेटर लिख रहे हो, और डियर जो वर्ड होता है ना बच्चों, वो जनरली हम लोग यूज नहीं करते हैं इन टर्म्स ऑफ टॉकिंग टू अ पर्सन, जो फॉर्मल वर्ब है। डियर क्या होता है भाई? तो यानी हम लोग डियर सर डियर मैम नहीं बनाते हैं, हम लोग सर या मैम लिखते हैं। लेकिन पता नहीं हमारे सीबीएसई वालों ने डियर सर डियर मैम भी क्यों दे रखा है। तो अगर आप डियर सर डियर मैम लिखते हो वो गलत नहीं होगा, सही तो हो जाएगा। लेकिन अगर मैं अपना दिमाग चलाऊं, जो तेज चलता है थोड़ा सा, अगर मैं उस पर थोड़ा सा जोर डालूं जो ज्यादा हो जाएगा, तो उसमें समझ लॉजिक तो ये कहता है ना कि सर मैम के साथ डियर लगाने का क्या लॉजिक है। तो डियर सर छोड़ दो, रिस्पेक्टेड भी छोड़ दो, रिस्पेक्टेड भी छोड़ दो। रिस्पेक्टेड क्यों छोड़ दो? बिकॉज सर और मैम अपने आप में रिस्पेक्टेड डेजिग्नेशंस है, ठीक है। सर और मैम अगर आप किसी को बुला रहे हो तो वो इज्जत के टर्म्स में ही बता रहे हो, है ना। तो उसके अंदर आपको सर या मैम लगा, डियर रिस्पेक्टेड सर रिस्पेक्टेड मैम लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप सिर्फ सर लिखो या आप सिर्फ मैम लिखो, ठीक है। नहीं, सिर्फ सर या मैम, डियर सर डियर मैम, रिस्पेक्टेड सर रिस्पेक्टेड मैम। रिस्पेक्टेड का मतलब है कि आप उन्हें इज्जत दे रहे हो, तब आप उन्हें मैम बोल रहे हो या सर बोल रहे हो, ठीक है। नहीं बच्चे, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, फॉर टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आप लोगों को सिर्फ तथ्य की बात बता रही हूँ, मैं आप लोगों को वो बात बता रही हूँ जो जेन्युइन में होती है, ठीक है। क्या हो गया? हाँ, सर और मैम। इसके बाद होती है हमारी असली कहानी शुरू, जहां पर हम लोग देते हैं हमारा पैरा 1, फिर एक लाइन छोड़ के आता है पैरा 2, फिर एक लाइन छोड़कर आता है पैरा 3, और ये पैरा 1 2 3 में भी आप लोगों को डिटेल में करा रही हूं। और अब एंडिंग क्या होगी उसके लिए मैं अब आप लोगों को अपने नोट्स दिखा रही हूं। आ जाओ इधर। The sender's address, that is your address, is on the top right hand corner, but I would suggest कि आप इसको top left hand corner से ही लिखना शुरू करो। राइट के साथ बेटा चलने की कोई भी जरूरत नहीं है। नहीं, सर के बाद कॉमा लगाना ना लगाना इज कंप्लीटली योर चॉइस, पर जनरली अब नहीं लगाते हैं। द एड्रेस ऑफ द कंपनी पर्सन टू हुम द लेटर इज बीइंग सेंट इज रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, यानी हमारा तो सारा का सारा लेफ्ट में ही चल रहा है। When you do not know the name of the person whom you are writing, you may start with dear sir या madam। अगर आप लोगों को नहीं पता है कि आप किनको लिख रहे हो तो आप dear sir या madam, हाँ बेटा सब्जेक्ट को अंडरलाइन करना है। If you begin with dear sir or madam, you'll end the letters in your faithfully। very very important point बच्चों, ध्यान रखना। जनरली हम लोग very faithful, yours faithfully और yours sincerely में से कुछ भी जो मन में आया वो ऐसे लगा के आ जाते हैं जैसे हमारे पापा दादा की जागीर हो, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें अगर हम डियर सर और डियर मैम लिख रहे हैं, वैसे मैं तो सजेस्ट करूंगी कि आप लोग सिर्फ सर और मैम लिखो, या डियर शब्द का प्रयोग ना ही करो तो अच्छा रहेगा। अगर आप लोग डियर सर या डियर मैम से लेटर को शुरू कर रहे हैं तो जो लास्ट में लिखेंगे आप लोग योर्स फेथफुली लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपको सामने वाले का नाम पता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप लिख रहे हो डियर मिस्टर स्मिथ, या तो फिर आप उसके अंदर योर्स सिंसियरली डालोगे और उसके नीचे अपना फुल नेम लिखोगे। Remember to use capital letters and full stops and comma. Use paragraphs in your letter at least 3, कम से कम 3 पैरा, जैसे मैंने 1 2 3 करके लिखवाया था वो लिखने जरूरी है। Look at the following example and try the exercises that follow। मैं भी आप लोगों को 3 examples दिखाने वाली हूँ। प्लेसिंग इन ऑर्डर, दूसरा हमारा कंप्लेंट, और तीसरा हमारा कौन सा है, इंक्वायरी। उनके रिप्लाईज और उनका रिजेक्शन, उसके बाद एक सवाल मैं आप लोगों को एंड का देके जाऊंगी जो आप लोगों को करना है और मुझे कहाँ पे देना है वो आप लोग मुझे ना डाउट स्लाइड में आंसर दोगे,
ठीक है, एक पूरा का पूरा लेटर बनाना, डाउट स्लाइड में दे देना, मैं चेक कर दूंगी। वैसे तो 100 पता नहीं कितने रिप्लाईज हो जाएंगे, मुझे थोड़ा सा टाइम दे देना, मैं धीरे धीरे रिप्लाई करूंगी लेटर्स के। पर आप लोग कर सकते हो ये, जो भी मैं आपको क्वेश्चन दूंगी उसका लेटर का मेन कंटेंट, मुझे फॉर्मेट मत देना चलेगा, लेकिन लेटर का जो मेन कंटेंट होगा ना बच्चों, वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के, कमेंट में पूरा लेटर ही नहीं आएगा, वो पूरा लेटर आप लोग मुझे डाउट सेक्शन में लिख के दे देना, मैं चेक करके अपना वॉइस नोट बना के आप लोगों को भेज दूंगी। ठीक है जी। एक बच्चा कह रहा है मैम हल्दीराम्स, बेटा मैंने परसों ही खाया, मेरा मन नहीं कर रहा अब खाने का। ठीक है जी, करें आगे, करें आगे, करें पहले लेटर देखें। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और देख लेते हैं हमारा पहला लेटर। अच्छा, अब आ जाओ एक बार इसके ऊपर, अब आ जाओ इसके ऊपर, वही आपका सेंडर्स रिसीवर्स एड्रेस, मैं इसको सजेस्ट करूंगी, सजेस्टेड टू द लेफ्ट कॉर्नर, सजेस्टेड टू राइट इन लेफ्ट कॉर्नर। ये वाला मैंने एग्जाम्पल इसीलिए उठाया है बिकॉज इसमें ना एक एक चीज अच्छे से लिखी हुई है, एंड आई वांट टू टेल अबाउट एवरीथिंग दैट इज रिटन हियर, इसीलिए आई हैव टेकन दिस एग्जाम्पल। सबसे पहले आप अपना एड्रेस लिखोगे, जैसे उन लोगों ने देखो अपना पहला जगह लिखी, फिर यहाँ पर उन्होंने अपनी लोकेलिटी लिखी और यहाँ पर उन्होंने अपने शहर का नाम लिख दिया। फिर आप लोगों ने 6 मई 2018 डेट लिखी। फिर उसके बाद आप लिख रहे हो मेल ऑर्डर डिपार्टमेंट, यानी यहाँ पर आपने नेम एंड द एड्रेस ऑफ द पर्सन या कंपनी जिसको आप लिख रहे हो, तो यहाँ पर हमने कंपनी का नाम लिखा, कंपनी का एड्रेस लिखा। अब आप देख सकते हो कि कंपनी का एड्रेस भी 3 लाइनों में आ रहा है। उसके बाद यहां पर इन लोगों ने लिखा है डियर सर या डियर मैडम, मैं लेकिन यहां से डियर को हटाना चाहूंगी। उसका रीजन ये कि नहीं बेटा, रिस्पेक्टेड भी क्यों लगाना है, क्या फायदा है रिस्पेक्टेड लगाने का, सर और मैम दोनों अपने आप में रिस्पेक्टेड डेजिग्नेशंस है, तो इनके साथ हमें रिस्पेक्टेड या डियर लगाने की जरूरत ही नहीं है, छोड़ दो। असली हल्दीराम का मजा तो गुड़गांव में है। क्यों भाई, ऐसा क्या है वहां पे? हाँ बेटा देख रही हूँ, डाउट देख रही हूँ, 1 मिनट में देख रही हूँ। कुछ अच्छी बात कर रहे हो क्या? नहीं, कुछ खास बात नहीं हो रही। हाँ, अब इसमें ना बच्चों एक चीज मिसिंग है, देर इज वन थिंग मिसिंग इन द लेटर। आप लोगों को मुझे ये, अच्छा आप लोग मुझे एक बार ये बताओ कि इस लेटर में क्या मिसिंग है। मैं जरा साइड हो जाती हूँ। क्या हो गया भाई? नहीं बेटा, ओवर रिस्पेक्ट नहीं देने की बात नहीं है, लेकिन सर मैम बोल दिया तो रिस्पेक्ट में आई गया। हाँ वेरी गुड, सब्जेक्ट मिसिंग है। इसमें आप लोग एक सब्जेक्ट का कॉलम डालेंगे, ऐसे भी लिखेंगे, अंडरलाइन वाला बनाएंगे। अब यहां पर पैराग्राफ के अंदर आप लोग रीजन देते हो कि आप लोग क्यों लिख रहे हो, इसको भी ध्यान नहीं देना, बस ये समझो कि पैराग्राफ 1 में आता क्या है। तो बच्चों सबसे पहले पैराग्राफ 1 में आता है कि आप ये लेटर लिख रहे हो तो क्यों लिख रहे हो, व्हाट इज द यूज ऑफ राइटिंग दिस लेटर। दूसरा, पैराग्राफ 2 यू राइट द मेन पॉइंट्स ऑफ द लेटर। सेकंड पैराग्राफ में आप लोग असली कहानी जो आती है हमारे लेटर की वो आती है। तीसरे के अंदर आप अपने लेटर को सम अप करते हो और फिनिश करते हो अपनी तारीफें करते हुए, हम बोलते हुए कि हमारा काम जल्दी जल्दी कर दो। लास्ट में योर्स फेथफुली और हमारा नाम आ जाता है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम लोग हमारे पहले लेटर के ऊपर, और पहला लेटर आता है आप लोगों के पास ये वाला। पहला तो ये देख लेते हैं क्या है ये। लेटर राइटिंग 8 मार्क्स 6 मार्क्स है, अब तो 5 मार्क्स की होने लगी है। बेचारे तुम लोग काफी लकी बच्चे हो। पहले के टाइम में जब लेटर राइटिंग आती थी तो वो 8 या 6 मार्क्स की आती थी, 10 मार्क्स की मैंने अपने टाइम पर दिया था, लेकिन अब तो 5 मार्क्स का हो गया है। फॉर्मल मैंने, अच्छा ये वाली वही पूरी हमारी पॉइंट है, आगे बढ़ते हैं। डेट 21 जुलाई, मैनेजर असिस्टेंट, ओके ठीक है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक फॉर्मेट लिख लिया है प्रॉपर कि आप लोग कैसे बना सकते हो। सबसे पहले एबीसी स्कूल आएगा, जो भी अभी कॉलोनी दिल्ली, जो भी 3 लाइनों में आपका एड्रेस आ गया। फिर आप लोग अपनी डेट को मेंशन कर सकते हो। उसके बाद मान लो आपके पास कंपनी का नाम नहीं है, ठीक है, मान लो बच्चों अब आपके पास कंपनी का नाम नहीं है, तब आप क्या करोगे बेटा? जिसको लग रहा है ना बोरिंग, सुनना है तो सुन लो, नहीं सुनना तो टाटा बाय बाय। अब 24 घंटे में तुम लोगों के लिए नाच नहीं सकती ना। नहीं बच्चे,
अगर आप डियर नहीं लिखोगे तो ऐसा नहीं है कि कोई आपके मार्क्स काट लेगा, ऐसा नहीं होगा। जैसे मैं कह सकता हूँ कि डियर राजवंती सर, तो हो सकता है, हाँ बेटा हो सकता है, राजवंत सर है ना, लेकिन तो वो मैम इफ यू आर यूजिंग ओनली सर और मैडम वी हैव टू यूज योर फेथफुली इन लास्ट। हाँ बेटा, इफ यू यूजिंग सर ओनली मैडम, तो भी आप नाम फेथफुली में ही लगाओगे। मैम 20 जून के बाद कॉमा रहेगा? नहीं बेटा, डेट के बाद कोई कॉमा नहीं रहेगा। यूपी बोर्ड में ऐसे ही लिखोगे। लेटर राइटिंग नहीं आता है बेटा तो सीख लो। हाँ, लेफ्ट हैंड साइड पे लिखने से ना आपके आंसर में एक प्रॉपर वो बनी रहती है, फ्लो बना रहता है। हाँ, पैराग्राफ लिखने में सिखा रही हूं। ओ भाई सॉरी, इसमें एक एसटी लगा हुआ है, इसमें से हम एसटी को हटा देंगे। मान लो आप लोगों को ये नहीं पता कि लेटर किसको लिखा जा रहा है, तो उस केस के अंदर आप लोग क्या करेंगे, उस केस के, और पता है तुम लोग ना टीचर्स को लेकर मजाक मत बनाया करो, ये बहुत गलत हरकत है। द मैनेजर, टीचर, असिस्टेंट एंड एम्प्लॉय, बिकॉज इज आई वोंट से एनीथिंग बट यू नीड टू लर्न हाउ टू रिस्पेक्ट टीचर्स। द मैनेजर, डायरेक्टर, असिस्टेंट एंड एम्प्लॉय। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों को नहीं पता कि आप किसको लिख रहे हो, तो ये वो पॉसिबल डेजिग्नेशंस हैं जिनको आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, ये वो पॉसिबल डेजिग्नेशंस हैं जिनको आप लोग मेंशन कर सकते हो अपने लेटर के अंदर। ठीक है, अब सबसे पहला है एक कंप्लेंट लेटर। अब कंप्लेंट लेटर आप लोग कैसे लिखोगे? ठीक है, सबसे पहली चीज आती है कंप्लेंट लेटर। कंप्लेंट लेटर को आप लोग कैसे लिखोगे? सर या मैम से स्टार्ट करोगे। पहला पैराग्राफ, जैसा मैंने आप लोगों को बताया बच्चे, ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है। ठीक है, ये इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है। तो आप इसे कैसे शुरू करोगे? ये जो लाइन है ना बच्चों, दिस इज विद रेफरेंस टू, ये ग्रीन में मैंने इसीलिए कर रखी है बिकॉज इसको तो आप लर्न कर लो। ठीक है, इसको आप लर्न कर लो, ये कंपल्सरी है। दिस इज विद रेफरेंस टू। जब भी आप ये लेटर स्टार्ट करोगे, इसमें हाय, हेलो, हाउ डू यू डू नहीं लिखेंगे, दिस इज विद रेफरेंस टू से ये लेटर स्टार्ट होगा। उसके बाद अब आपको क्या बताना है? व्हाट। अब आप लोगों को बताना है कि किस चीज की रेफरेंस से बात की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल मैंने उठाया है कि आपने एक वॉशिंग मशीन परचेज करी और वो वॉशिंग मशीन जो है ना वो खराब हो गई। ठीक है, आपने क्या किया, आपने एक वॉशिंग मशीन परचेज करी और वो वॉशिंग मशीन खराब हो गई। अब आप उस कंपनी को कंप्लेंट करना चाहते हो, ये बताते हुए कि भैया जी आपने जो वॉशिंग मशीन भेजी थी वो बिल्कुल खराब हो चुकी है। तो उसको अब हम, हाँ बेटा ऐसे लिख सकते हो जसप्रीत कौर। ठीक है, तो उसको अब आप ये बताओगे कि आपने जो वॉशिंग मशीन खरीदी है उसमें क्या क्या परेशानी है। पर पहले पैराग्राफ में, अब फॉर एग्जांपल आप मान लो आप किसी भी कस्टमर केयर पे फ़ोन करते हो, तो पूछते हैं कि सर मैडम जी आप अपना नाम बताइए, आप अपना नाम बताते हो। फिर वो बोलते हैं कि अच्छा आप अपना फ़ोन नंबर कंफर्म कीजिए, फिर अपना फ़ोन नंबर कंफर्म करते हो। फिर आपसे पूछते हैं कि अच्छा आप इस चीज़ के रिगार्डिंग में बात कर रहे हैं या आपने इस डेट को परचेज़ किया था, ऐसे परचेज़ किया था, ये इसका बिल नंबर है। फिर आप कंफर्म करके बोलते हो कि हाँ जी सर या हाँ जी मैम इसी चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो अब ये मान लीजिए कि आपको सामने वाले को फर्स्ट पैराग्राफ में क्या बताना है कि ये आप किस प्रोडक्ट की बात कर रहे हो, या आपने कहां से परचेज किया, या आपने कब परचेज किया, कितने में परचेज किया, और इसका कोई मॉडल नंबर भी तो होगा ना, तो आप उसके मॉडल नंबर को भी बता दोगे। तो पहले पैराग्राफ के अंदर अब पहले दिस इज रेफरेंस टू लिखोगे, फिर आप लिखोगे प्रोडक्ट द वॉशिंग मशीन दैट आई परचेज्ड फ्रॉम योर शॉप, फिर मैंने एक डेट लिखी 14 जुलाई 2020 वाज डिलीवर्ड ऑन 16 जुलाई 2020। 14 को खरीदी, 2 दिन बाद आपने भेज दी। पेमेंट वाया कैश, मैंने पेमेंट करी थी कैश के थ्रू ताकि मेरे को बिल नंबर मेंशन करने की जरूरत ना पड़े, दैट इज 35K विद बिल इनवॉइस नंबर K12 ब्ला ब्ला ब्ला, जो भी इसका बिल नंबर है, विच मींस आपको बिल नंबर मेंशन करना है ताकि जो बंदा है, इनवॉइस का मतलब होता है बच्चे बिल, ताकि जो भी इंसान है वो आपके उस चीज को ढूंढ सके कि अच्छा यानी यहां पर से ये मेरे डाटाबेस में ये लेटर है, यानी अच्छा इसने इस दिन खरीदा, ताकि उनके पास वो डिटेल सामने आ जाए। पहले पैराग्राफ में हमने डिटेल में बताया कि हमारी जो भी प्रोडक्ट की या जिस भी चीज की हम बात कर रहे हैं उसको हमने मेंशन कर दिया। फिर सेकंड पैराग्राफ में क्या आता है, अगर आप कंप्लेंट का लेटर लिख रहे हो ना बच्चों, तो उसके अंदर आप लोग 3 से 4 प्रॉब्लम्स तो मेंशन करोगे ही। अब प्रॉब्लम क्या है, एक वॉशिंग मशीन में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अगर मैं इसको हटा दूं और मैं आप लोगों से पूछूं तो वॉशिंग मशीन में, नहीं बेटा सारी प्रॉब्लम वो नहीं मेंशन होंगी, लेकिन अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं कि वॉशिंग मशीन में क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, तो एक बार मुझे वो बताओ।
वॉशिंग मशीन में क्या क्या दिक्कत परेशानियों का सामना हमें करना पड़ सकता है? क्या हो गया इन्हें? कुछ भी बच्चे लिखते हो। ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया, मैं एक बार डाउट देख लूँ तब तक। पैराग्राफ में लाइन लीव करना, हाँ बच्चे पैराग्राफ में लाइन लीव करना जरूरी है। इट मीन्स 14th ऐसे करके हम कंप्लेन लेटर में लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हो मैम, पैरा में 14th बेटा पैराग्राफ में लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेट में नहीं लिख सकते। सब्जेक्ट बेटा सबसे ऊपर लिखा था येलो में, सर मैडम के बाद 1 लाइन लीव होगा। बोर्ड में अपनी एक्यूरेट आइडेंटिटी नहीं लिख सकते, बिल्कुल भी नहीं। मैं बोर्ड्स के भी एक सच्चाई बताती हूँ, बोर्ड्स में नहीं लिख सकते। एड्रेस राइट साइड या लेफ्ट साइड? बेटा लेफ्ट साइड में लिखना है हमारा। मैम आई बेग टू से दैट, नहीं बेटा, मैं उन्हें भीख नहीं मांग रही किसी भी चीज़ के लिए, मैं कस्टमर हूँ, वो उनकी ड्यूटी है मेरी बात को सुनना, तो मैं आई बेग तो कतई नहीं जिंदगी में करने वाली उनके साथ। मैम ये डाउट एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। बेटा हो गया, मैं सुन रही हूँ। लेटर में कौन सी डेट लिखते हैं? कोई भी डेट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कॉमा देंगे या डेट? नहीं बेटा, कॉमा किसी भी चीज के बाद नहीं आएगा। तस्पिन राज मैम लेटर राइटिंग के एक पेज में तो नहीं आ पाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 2 में बनाओ, कोई इशू नहीं है। बेटा कंसिडर यूजेज ऑफ एलिप्सिस विल बी कंसिडर्ड इनफॉर्मल, फॉर्मल नहीं आएगा ये। हाँ सब्जेक्ट अगर एक लाइन से ज्यादा का है बच्चे तो कटेगा नंबर, आधा नंबर डिडक्ट हो जाएगा। 120 से 150 वर्ड में आता है। हमें लेटर कहाँ पर सेंड करना होगा? इस डाउट सेक्शन में। बेटा डाउट सेक्शन में जब आप लेटर, कोई भी, मैं लास्ट में डाउट स्लाइड बना दूंगी, उस डाउट स्लाइड पे जाकर आप लोग अपना लेटर डाल देना, मैं चेक कर लूंगी। राइट योर ट्रूली लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, अब पढ़ लो। ठीक है, मैंने बहुत सारे ऑप्शन पढ़े जिसमें बच्चों ने लिखा टाइमर नॉट वर्किंग, मोटर की प्रॉब्लम है, ड्रेनेज सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा है, और भी बच्चों ने दिया था और क्या था हमारे पास, मोटर सही से काम नहीं कर रही है, उसकी अनवांटेड नॉइज, बैड कंडीशन, और क्या कर सकते हैं इसके अंदर हम लोग, मशीन के कुछ मोड्स काम नहीं कर रहे हैं, ऐसा भी प्रॉब्लम हम लोग में लिख सकते हैं। साउंड प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा शेक करती है, आवाज़ आती है, तारक मेहता वाला सीन हो जाता है, बंद मशीन में से आवाज़ें आ रही हैं, फिर रामसन कंपनी को फ़ोन करते हैं कि भैया तुम्हारी मशीन ख़राब है, फिर जेठालाल जी खुद आते हैं आप लोगों की मशीन को चेक करने, क्योंकि हम लोगों ने तो बड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया है ना अपना सामान। तो मैं बताती हूँ बेटा लेटर के कैसे क्वेश्चन आएंगे। लेटर अभी ना इस वाले टेस्ट के अंदर जो आप लोगों के लेटर से रिलेटेड क्वेश्चंस है ना, वो इसके फॉर्मेट बेस्ड क्वेश्चंस है। कपड़े नहीं सुखाती, हाँ कर सकते हो, ठीक है। तो अभी तो हमारी मशीन हमने गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से ली है, तो हमें तो 1 साल की वारंटी मिल रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें ये कहना है कि ज़रा बुला लो ठीक कराने के लिए किसी न किसी को। तो अभी जो टेस्ट में मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस दिए हैं वो कैसे दिए हैं वो बता देती हूँ। जो इस बार के टेस्ट के क्वेश्चंस हैं वो लेटर राइटिंग के नहीं है, वो उसके फॉर्मेट बेस्ड क्वेश्चन है, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, ताकि एक बार आप लोगों को फॉर्मेट क्लियर हो जाए कि लेटर राइटिंग में क्वेश्चंस फॉर्मेट कैसे होता है। जो नेक्स्ट टेस्ट आएगा उसके अंदर जो लेटर राइटिंग होगा बच्चे, उसके अंदर मैं ज़रूर मेंशन आप लोगों को ये चीज़ करके दूंगी कि आप लोगों को सवालों का सही उत्तर कैसे देना है, यानी एक लेटर में से कुछ पार्ट्स उड़ा दिए, उन पार्ट्स को आपको लिखना होगा, ठीक है। चलो अब रामसन कंपनी के अलमारी कह रही हूँ, मशीन पे वापस आते हैं। हाँ, द मशीन है परचेज फ्रॉम योर शॉप वर्कड वेल फॉर इनिशियल डेज। तो मैंने थोड़ी तारीफ करते हुए ऐसा भी कुछ बोल दिया कि जब मैंने आपकी शॉप से ये मशीन खरीदी वॉशिंग मशीन फट गई ऐसा नहीं होता बच्चे। हाँ, अंटिल अनलेस आप उसमें जूता डाल के घुमा दो उसको। The machine that I purchased from your shop worked well for initial days, but now it has started having many problems. कि स्टार्टिंग में तो सही काम कर रही थी, लेकिन अब उस मशीन की हालत टाइट हो गई है। The machine takes up more water than required. अब भैया किसी किसी के घर पे होती है पानी की कटौती, तो पहली प्रॉब्लम हमने लिख दी कि बहुत ज्यादा पानी की कंजम्पशन यूज होती है। इवन दो द मशीन इज फ्रंट लोड, देखो 2 तरीके की मशीन होती है, एक तो फ्रंट लोड वाली और एक मशीन होती है जिसमें ऊपर की तरफ कपड़े डलते हैं धोने के लिए। अब जनरली फ्रंट लोड जो होती है ना बच्चों, वो साफ होती है, वो बहुत ज़्यादा शोर नहीं मचाती, बहुत शांत रहती है, आराम से साइलेंटली कपड़े धुल जाते हैं। लेकिन हमने लिखा इट स्टिल मेक्स इरिटेटिंग और लाउड नॉइस वाइल वर्किंग। हमने ये पॉइंट लिखा कि लेकिन इतनी फ्रंट लोड होने के बाद भी उसमें वाह एक बच्चा, वेरी गुड देवो दिव्या, कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। एक बच्चा लिख रहा है मैम वॉशिंग मशीन में बर्तन नहीं धुल रहे। क्या होगा इस लोग दुनिया का।
हाँ, और बहुत इरिटेटिंग नॉइस हो रही है। द डायल ऑफ द मशीन गेट्स जैम्ड इन बिटवीन। अब जो डायल है यानी जिसमें आप सेटिंग सेट करते हो वो सेटिंग सही से चल नहीं रही है और उसके अंदर क्या हो रहा है, वो डायल बीच में जैम हो जाता है, तो फिर आप अपनी प्रॉपर सेटिंग नहीं कर पाते हो और सेटिंग अपने आप चलते चलते चेंज हो जाती है। अब इसमें हमें ज़्यादा, अब देखो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने दिमाग ये लगाया कि हमने बहुत ईजी प्रॉब्लम उठा ली। पानी का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ड्रेन ठीक से काम नहीं कर रहा, वायरिंग खराब हो रही है, जैम हो गया, कुछ इस तरीके के एग्जाम्पल्स हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, इट वॉज गिवन दैट द मशीन कैन होल्ड अप टू 25 to 30 क्लोथ्स एट वंस। उसकी कैपेसिटी इतनी दी गई थी, लेकिन मशीन जो है वो 15 क्लोथ के बाद ही बीप 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 करना शुरू हो जाती है कि इसमें और कपड़ा नहीं डल सकता। तो कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं। जो भी प्रॉब्लम बच्चों आप लोगों को लगती है आप डाल सकते हो। प्रॉब्लम्स जनरल इन नेचर हो सकती हैं, कॉमन प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो हम लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हमारी मशीन के साथ फेस करते हैं। सेकेंड पैराग्राफ में आपने कहानियां बनानी है अच्छी अच्छी, जिसमें आप लोगों ने जो भी बातें आपने बताई कि ऐसे ऐसा 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 प्रॉब्लम हो रही है। अब तीसरी चीज में क्या होने वाला है, हाँ बेटा ऐसे लिखोगे, ऐसी ऐसी बातें लिखेंगे कि तो पूरे 5 नंबर मिलेंगे। हाँ बेटा ऐसी ऐसी बातें ही लिखना, पर ऐसी वैसी बातें मत लिखना, ठीक है। तो हाँ, कपड़े साफ नहीं धो रही लिख सकते हो बेटा। अब तीसरा जो पैराग्राफ होता है ना बच्चों, वो इसके अंदर एक सॉर्ट ऑफ वार्निंग के फॉर्म के अंदर होता है। ठीक है, कि भैया हमने बहुत बार आपको कॉल करने की ट्राई करी, हमने बहुत बार आप लोगों से बात करने की ट्राई करी, लेकिन हमारी कोई भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं हो पाया। आई हैव ट्राइड कॉलिंग योर कस्टमर केयर फॉर मेनी टाइम्स बट ऑल माई कॉल्स वर अनआंसर्ड। ये लाइन आप लोग लर्न कर सकते हैं कि मैंने बहुत बार आप लोगों को कॉल करने की कोशिश करी, लेकिन मेरी सारी कॉल्स अनआंसर्ड थी, किसी ने भी मेरी बात सुनी नहीं। Now I am writing this letter so that my complaint can be readdressed. मैं अब आप लोगों को लेटर लिख रहा हूं या लिख रही हूं ताकि मेरी प्रॉब्लम को रीएड्रेस किया जाए, यानी मेरी प्रॉब्लम को सुना जाए, समझा जाए। एंड द रिप्लेसमेंट या रिपेयर ऑफ माई डिवाइस टेक्स प्लेस एज सून एज पॉसिबल। और जितना जल्दी हो सकता है मेरे डिवाइस को या तो ठीक किया जाए या उसको रिप्लेस कर दिया जाए। माई डिवाइस इज अंडर गारंटी या वारंटी पीरियड। अब एक बच्चे का डाउट था कि मैम गारंटी वारंटी में क्या फर्क होता है, तो एक बार आप लोग मुझे बताएंगे गारंटी वारंटी में क्या फर्क होता है, वरना मैं बताऊं। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि गारंटी वारंटी में क्या फर्क होता है? हाँ बच्चे, तीनों पैराग्राफ में एक एक लाइन छूटेगी। मैम वॉशिंग मशीन में इंसान को डाल के घुमा दिया, ठीक है बेटा। गारंटी वारंटी में क्या फर्क होता है? तब तक मैं डाउट्स देख लूं, कुछ काम के हैं तो। हाँ ऐसे हो सकता है यशिका, हर पैराग्राफ के बाद एक लाइन छोड़नी है। पैराग्राफ में वर्ड लिमिट पे ध्यान नहीं देना और लिख लो 120 130 वर्ड से ऊपर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो गारंटी में बेटा, आई थिंक गारंटी में हमारी चीज को रिप्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, जब आपको किसी भी चीज की गारंटी मिलती है ना, गारंटी के अंदर आप लोगों को वो चीज को रिप्लेस कर दिया जाता है, आप लोगों को रिप्लेस करके वो चीज को दे दिया जाता है। लेकिन अगर आप वारंटी की बात करते हो तो उसके अंदर आपको रिपेयर मिलता है। जैसे हमारे फोन की जो वारंटी होती है वो 1 साल की होती है, यानी अगर 1 साल के अंदर आप लोगों का फोन खराब हो रहा है तो आप लोगों को वो रिपेयर होकर मिल जाएगा, उसकी रिपेयरिंग की कॉस्ट आप पे नहीं आएगा। लेकिन अगर आपको कोई कंपनी गारंटी दे रही है कि भैया मेरी गारंटी है वो चीज खराब नहीं होगी, हो गई तो वापस ले आना, इसका मतलब है कि अगर वो हो गई वापस ले आना तो सामने वाले को तुम्हें नया पीस निकाल कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो गारंटी का मतलब रिप्लेस और वारंटी का मतलब रिपेयर। अब यहां पर हमने ये लाइन तो बेटा एक तरीके की वार्निंग है, और ये लाइन आप लोग अगर अपने आंसर में लिखते हो तो इसके ऊपर आपको +0.5 जो है वो मिलने के चांसेस रहते हैं। वो कहते हैं प्लीज डू इट एज सून एज पॉसिबल और आई हैव टू नॉक द डोर्स ऑफ कंज्यूमर फोरम फॉर रीड्रेसल। यानी आप जितना जल्दी मेरी प्रॉब्लम का निवारण कर सकते हैं उतनी अच्छी बात है। अगर आप मेरे प्रॉब्लम का निवारण नहीं कर सकते हैं, अगर आप मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो उस केस के अंदर मुझे कंज्यूमर कोर्ट के पास, कंज्यूमर फोरम के पास जाना पड़ेगा इसके रिड्रेसल के लिए। रिड्रेसल का मतलब होता है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। वेरी गुड पीयूष, एकदम ही फॉर्मल लैंग्वेज लेकर आए बच्चे। लुकिंग फॉरवर्ड टू अ पॉजिटिव रिप्लाई या सर्विस फ्रॉम यू, दिस इज अ मैंडेटरी लाइन। ये लाइन बेटा हर एक में कंपलसरी है। ये एक लाइन छोड़ के आप लोगों को दिख रहा होगा जितना गैप इसके अंदर है, ये कंपलसरी लाइन आप लोगों को डालनी है। लुकिंग फॉरवर्ड टू अ पॉजिटिव रिप्लाई
या सर्विस फ्रॉम यू, थैंक यू, योर सिंसियरली या ट्रूली ABC। आप अपना नाम नहीं लिख सकते हो, ठीक है। नेवर एवर राइट योर नेम, अपने स्कूल का नाम, अपना नाम कभी मत लिखो, बिकॉज यू नेवर नो कि जिसके स्कूल, जिसके हाथ में भी आप लोगों की वो जा रही है, आंसर शीट जा रही है, मे बी द पर्सन डज नॉट लाइक योर स्कूल, मे बी द पर्सन इज नॉट गोइंग टू लाइक योर नेम, एनीथिंग। वो हो सकता है टीचर की कोई पर्सनल दुश्मनी निकल आए उस पर्टिकुलर नाम के लोगों से, या उनके दिमाग में एक पहले ही एक प्री मेड सा परसेप्शन बन जाए आप लोगों के लिए। तो इसलिए कहीं पर भी अपना नाम, अपने स्कूल के नाम को मेंशन करके मत आना, वो चीज़ पॉजिटिव में नहीं जाएगी, वो चीज़ नेगेटिव में जाएगी और नंबर कट जाएंगे। क्योंकि हो जाता है कि कभी कभी टीचर बायस हो जाते हैं, प्रेजुडिस हो जाते हैं कि भैया अच्छा स्कूल का पेपर है, स्कूल के बच्चे तो ऐसे ऐसे, काटो नंबर काटो, तो वो चीज़ मत करना, ठीक है। एक बार मैं डाउट देख लेती हूँ। मैम सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा? बेटा सिलेबस तो अभी शुरू हुआ है, धीरे धीरे होगा। मैम क्या मैम अगर 80 वर्ड्स में लिखूंगा तो नंबर मिल सकते हैं? बेटा देखो, अगर आपकी जो वर्ड लिमिट है वो रिड्यूस हो जाती है तो नंबर कट जाएंगे। तो मैं तभी आपको वो चीज़ें देख रही हूँ, वही चीज़ें दे रही हूँ जो आप लोग डायरेक्टली उठा के रट सकते हो। मैं रटना तो नहीं कहूँगी, उनका लर्न कर लो, तो उससे क्या होगा, आप लोगों को कुछ लाइन्स लर्न होंगी ना, तो अगर आपकी वर्ड लिमिट ज़्यादा नहीं भी हो रही तो उन लाइन्स के ऊपर आप लोगों को नंबर मिल जाएंगे। अगर लेटर राइटिंग में 120 से ज़्यादा वर्ड्स हो गए, नहीं बेटा देखो 10 से 20 वर्ड्स की आपको रिबेट मिलती है। 10 से 20 वर्ड्स अगर ऊपर हो रहे हैं तो लेवरेज है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लो अगर आपको 150 की वर्ड लिमिट दी गई है, आप 180 पहुंच गए फॉर एग्जांपल, तो 180 के पार पे आपके नंबर कटने शुरू हो जाएंगे। गारंटी में मशीन रिप्लेस होती है और वारंटी में मशीन को रिपेयर किया जाता है, ठीक है बच्चे। मैम सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा? अभी टाइम लगेगा। ऐसा ज़रूरी है कि लेटर एक पेज? नहीं नहीं जी नहीं, फ्री का पेज है, यूज़ करो। 2 पेजेस में कम से कम लेटर आना चाहिए। हाँ बेटा लेटर के बीच में स्पेस होना चाहिए। सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा? एक ही सवाल है बार बार। हाँ मैंने पेपर यूज 2 शीट्स मिनिमम हो जाती है, बहुत आराम से हो जाती हैं। पैराग्राफ में 1 लाइन छोड़ना है मैम, और पैराग्राफ वर्ड लिमिट। बेटा पैराग्राफ वाइज वर्ड लिमिट करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। कंडक्ट किया जाएगा, क्या सिलेबस होगा? बेटा इस बार जो टेस्ट है वो आप लोगों का 19 को है, आई थिंक संडे को, जो अपकमिंग संडे है उसमें टेस्ट है। मेरे सिलेबस में थर्ड लेवल भर भर के सवाल हैं, और लेटर राइटिंग इन्हीं जितना आज करा रही हूँ उसी में से लेटर राइटिंग दे रही हूँ। एडिटर के अंदर से और जॉब एप्लीकेशन में से नहीं दिया है, वो अगले में दूंगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसका रिप्लाई देखना है। मुझे एक बार ये बता दीजिए कि वैसे रिप्लाई आने के चांसेस कम होते हैं, तो रिप्लाई बताकर चलूं या फिर आप लोगों को नेक्स्ट लेटर पे लेकर चलूं? रिप्लाई देखना है या नेक्स्ट लाइन पे लेकर? 18 को है, 18 को है, 18 को होगा, बिकॉज मेरे को डेट में थोड़ा आगे पीछे है। 18 इज संडे, 17 को करा लो। हाँ बेटा मैं करा रही हूँ, मैं तो करा ही लूँगी, मेरे को क्या दिक्कत है। संडे को टेस्ट है, रिप्लाई देखना है, ठीक है। अ पुअर क्वालिटी ऑफ अ न्यूली परचेज म्यूजिक सिस्टम। मान लो कि मैंने एक म्यूजिक सिस्टम परचेज किया था, वो सही नहीं आया। अब कंपनी की तरफ से, फ्रॉम कंपनी, बाकी सब सेम रहेगा बच्चे, बट अगर कंपनी की तरफ से आपको लेटर आता है फ्रॉम कंपनी तो वो कैसा होगा? रिप्लाई टू द कंप्लेंट और बिल नंबर आपका जो भी दिया गया है। सर मैम आप लोग लिखेगा दिस इज विद रेफरेंस टू द कंप्लेंट रिगार्डिंग द वॉशिंग मशीन। अच्छा वॉशिंग मशीन ही है। मान लो मैंने रामसन कंपनी को भेजा और उन्होंने मुझे रिप्लाई भेजा कि ये लो भैया आपकी वॉशिंग मशीन, तो हम ऐसे लिखेंगे दिस इज रेफरेंस टू द कंप्लेंट रिगार्डिंग द वॉशिंग मशीन डिलीवर्ड ऑन 16th जुलाई। वी आर सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस दैट यू हैव फेस्ड फ्रॉम आवर साइड। कंपनी का सबसे पहला काम होगा बच्चे कि वो आप लोगों को सॉरी बोलेगी कि सॉरी हमारी वजह से कुछ ऐसा हो गया। तो ये वाली लाइन बच्चों आप जरूर लिखोगे, वी आर सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस दैट यू हैव फेस्ड फ्रॉम आवर साइड। सेकंड, अब आप इसमें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिखोगे। इसमें बहुत छोटा सा होता है, ये बहुत बड़ा लेटर नहीं होता। इसमें आप सॉल्यूशन लिखोगे, वी विल बी सेंडिंग आवर एग्जीक्यूटिव्स टू योर रेजिडेंस टू रिजॉल्व योर इश्यूज। अब आप इसमें देख सकते हो लैंग्वेज जो है वो बहुत ज़्यादा आसान नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा बच्चों वाली नहीं है, थोड़ी अच्छी लैंग्वेज है कि हम अपने एग्जीक्यूटिव्स यानी हम अपने मेंबर नहीं लिख रहे, बंदे नहीं लिख रहे, एग्जीक्यूटिव्स लिख रहे हैं कि हम अपने एग्जीक्यूटिव्स भेजेंगे आपके घर नहीं, आपके रेजिडेंस पे आपके इशू को रिजॉल्व करने के लिए। प्लीज काइंडली शो देम द बिल। आप उन्हें बिल दिखा देना और जो आपका वारंटी कार्ड है वो दिखा देना। द रिड्रेसल विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो आपकी मशीन ठीक करी जा रही है वो फ्री में करी जा रही है, उसका हम 1 भी रुपया आपसे चार्ज नहीं कर रहे। लुकिंग फॉरवर्ड टू कोऑपरेशन फ्रॉम यू, थैंक यू, योर सिंसियरली ABC। और यहाँ पर बेटा आप लोग अपनी डेजिग्नेशन भी जरूर मेंशन करेंगे कि आपने किस बिहाफ पर कंपनी
कंपनी में कौन सी पोजीशन के बिहाफ पर आपने लेटर का रिप्लाई किया है। ये जनरली बच्चे कम आता है। डेट में 16th लिख सकते हो, फॉर्मेट में 16 लिखना है, ठीक है। एक बच्चा कह रहा है यार कोई एसी के नोट्स लिखवा लो, इतनी गर्मी हो रही है। बेटा लेकिन एसी के नोट्स लिखवाने से एसी चल नहीं जाएगा ना। वॉशिंग मशीन बेटा ठीक नहीं हुआ तो कंपनी आपको वारंटी पीरियड में अगर कोई चीज ठीक नहीं हो सकती है तो आपको उसका रिपीट वापस में आके दे देते हैं। रिप्लाई राइटिंग भी आता है बच्चे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब चलते हैं अगले लेटर की तरफ। अगला लेटर जो है वो हमारा है लेटर ऑफ इंक्वायरी, ठीक है, लेटर ऑफ इंक्वायरी। अब जनरली बच्चों कंप्लेंट के केस के अंदर ना, कंप्लेंट के केस के अंदर आप लोगों को जनरली कंप्लेंट करने का लेटर आता है। रिप्लाई के चांसेस आर लेस देन 25%, बहुत कम चांसेस है। पर बताना था कि आ गया तो कम से कम तुम लोग ये बचिए ना हो कि भैया हमें आता ही नहीं था इसलिए बता दिया। लेकिन लेटर ऑफ इंक्वायरी जो आप लोगों के स्क्रीन पे अब है, ये लेटर बच्चे पूरा का पूरा आता है। ये 50% चांसेस इसके आने के हैं और 50% इसके रिप्लाई आने के हैं, दोनों में से कुछ भी आ सकता है अगर मैं बात करती हूं लेटर ऑफ इंक्वायरी की। तो अब लेटर ऑफ इंक्वायरी का जब मैं अपना वो बनाऊंगी, ये मेरा सब्जेक्ट है कि अगर मैं अपना सब्जेक्ट बना रही हूं तो वो मैं कैसे बना सकती हूँ। इंक्वायर अबाउट अ गुड, आप किसी सामान के बारे में, कोई अप्लायंस के बारे में, कोर्स के बारे में, होटल के बारे में, जॉब के बारे में, ट्यूशंस के बारे में, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन के बारे में, कोटेशंस के बारे में। यानी इनमें से बच्चे की, हाँ बेटा फॉर्मेट सेम रहेगा, इनमें से कोई भी टॉपिक आ सकता है आपको लेटर ऑफ इंक्वायरी के लिए। यानी आपको इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है लेटर ऑफ इंक्वायरी लिखने के लिए। अभी 7:11 हो रहे हैं और मेरे को लगा कि जैसे 7:31 हो गए। मुझे लगा कि यार इतना टाइम हो गया क्या मेरे को पढ़ाते हुए। अब सब्जेक्ट जैसे मैंने यहां पर लिखा लैंग्वेज क्लासेस, मुझे लैंग्वेज क्लासेस के बारे में पूछना है। मान लो कोई लैंग्वेज क्लासेस हो रही हैं तो मुझे जानना है कि वो लैंग्वेज क्लासेस को ज्वाइन मैं कैसे कर सकता हूं या कैसे कर सकती हूं। तो वो हम कैसे लिखेंगे। पैरा 1, दिस इज विद रेफरेंस टू, बेटा ये लाइन तो बिल्कुल सेम है। उसके बाद इंक्वायरी के लिए आपको कहां से पता लगता है, नहीं बेटा आज पोल की कोई जरूरत ही नहीं है। उसके बाद आपको कहां से पता लगता है, आपने कोई एडवर्टाइजमेंट देखी होगी कोई न्यूज़पेपर के अंदर, एडवर्टाइजमेंट इन द नेशनल डेली। तो नेशनल डेली का मतलब होता है ऐसा न्यूज़पेपर जो देश भर के अंदर हर दिन आता हो, जैसे HT टाइम्स होता है आप लोगों का, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया और जितने भी टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, डेटेड 16 जुलाई 2020, ठीक है। या तो आप लोग अपने लेटर इस तरीके से शुरू कर सकते हो, एक तरीका, या फिर आप शुरू कर सकते हो ऐसे, दिस इज विद रेफरेंस टू द लास्ट फोन कॉल वी हैड ऑन इतना 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 डेट, या द कोटेशन यू हैव सेंट, दिस इज विद रेफरेंस टू द कोटेशन यू हैव सेंट। मतलब कुछ भी तरीके से आप लोग इसको लिख सकते हो। आई वुड लाइक टू इंक्वायर अबाउट द सेम, जो भी इंफॉर्मेशन आपने मुझे दी या जितना भी मैंने न्यूज़पेपर में देखा, आपसे मेरी बात हुई फोन पे, या आपने मुझे जो कोई कोटेशन भेजी है, उन सब के मुताबिक मैं आप लोगों से कुछ चीजों के बारे में पूछना चाहती हूँ, ठीक है। यहां तक एक बार मुझे बता दो कि कहानी समझ में आ गई है। तो यहां तक कहानी समझ में आ गई है तो बता दो। हाँ बेटा मैं पंजाबी हूँ। ठीक है जी, ठीक है बेटा, मेरा होम टाउन दिल्ली है, मैं बचपन से ही दिल्ली में खाती पीती बड़ी हुई हूँ। ठीक है। अब मान लो मुझे कोई लैंग्वेज कोर्स के बारे में पूछना है तो मैं क्या क्या सवाल पूछूंगी। अब अगर मुझे किसी लैंग्वेज कोर्स के बारे में पूछना है तो मैं क्या क्या सवाल पूछ सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ लैंग्वेज कोर्स, व्हाट ऑल कैन आई आस्क। लैंग्वेज के लिए बताओ क्या क्या पूछी जा सकती हैं बातें। बेटा इंक्वायरी दोनों सेम बात होती हैं। बताओ अब अगर मेरे को किसी लैंग्वेज कोर्स के बारे में बात करनी है तो मैं क्या क्या पूछूंगी। देख रही हूँ भाई, डाउट देख रही हूँ तुम लोगों को क्या डाउट है। रिप्लाई लेटर लिखते टाइम रिप्लाई आफ्टर सब्जेक्ट यू ओनली सब्जेक्ट है। रिप्लाई लेटर लिखते टाइम रिप्लाई आफ्टर सब्जेक्ट,
अरे मतलब उससे पहले की कहानी तो सेम है ना बेटा, बाकी सब सेम है, वो मैंने छोड़ दिया बस। हाँ इनविटेशन दोनों है, न्यूज़पेपर के एक बोर्ड में। हाँ बेटा कराऊंगी, अगली क्लास में कराऊंगी। कोटेशन का मतलब जो जेठालाल भेजता है बाकी कंपनीज को कि मैं इतने सामान का इतना रेट दूंगा आपको। ठीक है। हाँ तो आप लोग टाइम की बात कर रहे हो, नॉलेज, स्ट्रैटेजी, लोकेशन, ड्यूरेशन, हाँ ये सारे सवाल, कॉस्ट, ये सब हम लोग पूछते हैं। तो यानी हम लोग कहेंगे आई वुड लाइक टू नो व्हाट ऑल लैंग्वेजेस डू यू टीच। सबसे पहला सवाल है हमारा कि कितनी लैंग्वेजेस आप लोग यहाँ पर हमें पढ़ाते हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच बैच, अब बच्चे बहुत ज्यादा होंगे तो पढ़ाने में मजा नहीं आता। द नंबर ऑफ क्लासेस दैट यू विल प्रोवाइड, ये देखो पहली चीज कि आप लोग क्या पढ़ाएंगे, दूसरी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो आपकी क्लास में होने वाले हैं। अब यहाँ पर बच्चों एक चीज का ध्यान देना, मैंने व्हाट का यूज नहीं किया है, व्हेन का यूज नहीं किया है, मैं कॉमा लगाती गई और क्वेश्चन पूछती गई, कॉमा लगाया क्वेश्चन पूछा, कॉमा लगाया क्वेश्चन पूछा, ऐसे ही करना है। कॉमा द नंबर ऑफ क्लासेस दैट यू विल प्रोवाइड, और आप लोग कितनी क्लासेस हमें प्रोवाइड करोगे। अब मैंने 3 चीजें लिखी, अब मैं सारी की सारी ऐसे लिख दूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, तो फिर इसीलिए मैं बीच में डाला आई वुड लाइक टू नो अबाउट द ड्यूरेशन एंड द डेज ऑन विच द क्लास विल टेक प्लेस। अब मैंने अगला सवाल उनसे पूछा कि भैया आप मुझे ड्यूरेशन बताओ और वो दिन भी बताओ जिस दिन आपके स्कूल में क्लास, यहाँ पे कोर्स में क्लास चलती है। द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर द एडमिशन इन योर इंस्टीट्यूशन, कॉलेज या अकेडमी। जैसे कई कई जगह पे कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि भैया ये तो सिर्फ कॉमर्स के बच्चों का कोर्स है, सिर्फ ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों का कोर्स है, सिर्फ साइंस के बच्चों का कोर्स है। तो इससे क्या एलिजिबिलिटी है कि क्या मैं इसके योग्य हूँ। हाउ मेनी सेमेस्टर्स एंड टर्म्स आर देयर, कि मतलब आप पढ़ा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल कोई लैंग्वेज कोर्स है तो आप कितने लैंग्वेज कोर्स में कितने सेमेस्टर्स होंगे, 1 होगा, 2 होगा, साल में 1 बार एग्जाम होगा, 2 बार एग्जाम होगा। एट द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स विल वी बी गिवन माई सर्टिफिकेशन, और क्या जो लैंग्वेज कोर्स आप पढ़ा रहे हो उसके बाद हम लोगों को, ये तो 5 6 हो गया ना, 6 क्राइटेरिया सेमेस्टर्स, और क्या खत्म होने के बाद हम लोगों को कोई सर्टिफिकेशन भी मिलेगा, यानी क्या कोई सर्टिफिकेट भी आने वाला है। ऑल्सो आई वुड लाइक टू नो इफ यू प्रोवाइड एनी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, और आप ये भी बता दीजिए कि क्या आप कोई ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज भी दे रहे हैं हमें घर से उठाने के लिए। अलॉन्ग विद द इन्फॉर्मेशन काइंडली सेंड योर फीस स्ट्रक्चर एज वेल, और आपका जो फीस स्ट्रक्चर है इन सारी इन्फॉर्मेशन के साथ वो भी भेज देना। तो यानी हमने टोटल कुछ 10 चीजें इनसे पूछ ली। आप लोग कम से कम 7 से 8 प्रॉब्लम, 6 से 7 कर लीजिए, 6 से 7 प्रॉब्लम्स आप लोग मिनिमम, चीजें जो है वो आप पूछ सकते हैं इनसे। जैसे हमने 3 to 4 प्रॉब्लम्स मेंशन करी, यहाँ पर हम 6 to 7 क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा हैप्पी बर्थडे के लिए। हैप्पी बर्थडे मनीष राजपूत, आपको भी, सबको हैप्पी बर्थडे मेरी तरफ से। इसका तीसरा पैराग्राफ नहीं होता है, यही इसका 3rd पैरा है, जिसके अंदर आप लोग लिखते हो लुकिंग फॉरवर्ड टू अ स्पीडी रैपिड एंड पॉजिटिव रिप्लाई फ्रॉम यू। मैं उम्मीद करती हूँ जल्दी से आप लोगों का लेटर आ जाएगा। थैंक यू, योर सिंसियरली ABC। बेटा ये क्वेश्चन आने के चांसेस पेपर में 50% होते हैं, और इसका रिप्लाई आने के चांसेस भी 50% होते हैं। वो कैसे होता है, अब इसका रिप्लाई में दीज आर दी आंसर्स टू योर क्वेरी, ये आप लोगों का पैरा 1 कि ये रहा आप लोगों के क्वेरी के जवाब, और बाकी सब्जेक्ट वगैरह सब कुछ सेम रहेगा। रिप्लाई टू द इंक्वायरी रिगार्डिंग कोर्स, यहाँ पर मैंने ओनली पैरास को, ओनली पैराग्राफ, यानी इसमें ओनली मेन कंटेंट लिखा है। यहाँ पर रिप्लाईज के अंदर मैंने सिर्फ मेन कंटेंट लिखा है। फॉर्मेट रिमेन्स द सेम, फॉर्मेट जो है सबका वो सेम रहेगा। मैंने यहाँ पर सिर्फ मेन पॉइंट लिखे हैं। अब आपको मान लो पेपर में जब सवाल आएगा वो या तो ये आएगा कि आप लोगों को इंक्वायरी करनी है, या आपको आएगा कि आपको इंक्वायरी का रिप्लाई करना है। तो बेटा अगर आपका हिंदी करियो, अगर आपका जो रिप्लाई है आपको सिर्फ रिप्लाई आता है, तो आपको दिमाग में ये चीज ठान के चलनी है कि जब आप रिप्लाई लिखोगे तो आप ये मान के लिखोगे कि सामने वाले ने हमसे ये सवाल किए होंगे एंड ये सवाल किए होंगे, तो इसके ये आंसर मैं दे सकता हूं। द कोर्स वी प्रोवाइड आर फ्रेंच, जर्मन, इंग्लिश, संस्कृत, कोरियन एंड स्पेनिश। तो सबसे पहले सवाल का हमने आंसर दिया कि भैया हम इतने कोर्सेज पढ़ाते हैं। द क्लासेस टेक प्लेस ऑन मंडेज, वेंसडेज एंड फ्राइडेज, यानी MWF पे क्लासेस होती हैं। We have 6 बैचेस फ्रॉम 12 to 6, 1 hour each। हमारे पास टोटल 6 बैचेस हैं, हर बैच में 1 घंटे की क्लास होती है। सुबह 12 बजे शुरू होती है और शाम को 6 बजे तक क्लासेस चलती है, 1 घंटे की एक क्लास। द मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स इन अ क्लास आर 40, और एक क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा 40 बच्चे होते हैं। यानी यहाँ तक हमने उन्हें मेन चीज़ें जो उन्होंने पूछी थी वो बता दिया।
अब वो हम, और इसमें लिखा था कि अब आप बताओ अपनी एलिजिबिलिटी क्या है कि आप इस कोर्स में आ सकते हो या नहीं आ सकते। तो हमने लिखा है इस कोर्स में एनरोल होने के लिए द स्टूडेंट मस्ट हैव एटलीस्ट स्कोर्ड 50% इन 12th बोर्ड्स, उसके 50% नंबर आए होने चाहिए बोर्ड्स में। एडमिशन विल टेक प्लेस थ्रू एंट्रेंस, एक एग्जाम होगा एंट्रेंस का, उसके थ्रू आपका एडमिशन इस कोर्स में होगा। वी हैव रिनाउंड फैकल्टीज सच एज रीना, फॉर एग्जाम्पल एनी रीना इट कुड बी, कि हमारे पास एक बड़ी अच्छी फैकल्टी है रीना, वो पढ़ाती है बच्चों को। वी हैव द ट्राई सेमेस्टर, ट्राई सेमेस्टर का मतलब क्या होता है? ट्राई सेमेस्टर का मतलब होता है हमारे पास 3 सेमेस्टर्स होते हैं, टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, विद इंटरनल एग्जामिनेशन, और साथ में इंटरनल एग्जामिनेशन में जैसे हमारे PT1 PT2 होते हैं। वी डू नॉट प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज, सॉरी जी हम ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज नहीं देते हैं। एंड कॉस्ट ऑफ ऑल द कोर्सेज आर डिफरेंट, और जितने भी कोर्सेज हम लोग ऑफर करते हैं उन सबकी कॉस्ट अलग अलग है। फॉर एनी अदर क्वेरी प्लीज कॉन्टैक्ट अस ऑन रैंडम नंबर। अब इस नंबर पे तुम कॉल करके देख लेना, मुझे नहीं पता, मैंने रैंडमली ये नंबर लिख दिया था। 10 अंकों का है ये, 1 2 3, हाँ बच गए, नहीं है, ठीक है। तो हमने रैंडमली एक नंबर लिख दिया कि आप इस नंबर पे हमें कॉल करके देख सकते हैं बेटा, क्योंकि सच में किसी का नंबर नहीं देना था ना। कैसा लगा मेरा मजाक? होप वी हैव आंसर्ड ऑल योर क्वेरीज। दिस इज पैराग्राफ 3 एंड बाकी कहानी सेम रहेगी, ठीक है। असली नंबर थोड़ी दे दूंगी, हाँ हाँ, तो असली नंबर थोड़ी दूंगी भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां तक हमने 2 लेटर्स कर लिए। नाउ वी आर फाइनली एट द 3rd लेटर, जो मेरा तो सबसे फेवरेट है लेकिन बच्चों को सबसे बकवास लगता है। फीस स्ट्रक्चर के लिए बच्चों हमने लिख दिया कि सारी कोर्सेज की फीस स्ट्रक्चर डिफरेंट है। क्या लिख दे, क्या पूछ रहे हैं तुम? हमारे डाउट पूछ लेते हैं। इंक्वायरी कितने वर्ड का लिखना है? 150 to 120 वर्ड बेटा, सॉरी 150 to 120 to 150 वर्ड्स ही हमारी लिमिट होती है। पता नहीं बेटा, मैं तो रैंडमली लिख दिया था। मैम रिप्लाई में भी फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट देना है या डायरेक्ट रिप्लाई? नहीं बेटा, फॉर्मेट सेम रहेगा, फॉर्मेट सब में देना है। 6 PM 12 से 6 बच्चे दिन का, रात को कौन पढ़ाई करता है? कैन बी राइट लाइक आवर स्टूडेंट्स एंड टीचर रेशियो इज 20:1। लिख सकते हो बेटा, लेकिन थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, तो थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकती है कि 20 ऐसे नहीं होगा ना। अच्छा 20 बच्चों को एक टीचर पढ़ा रही है, 40 बच्चों को 2 टीचर पढ़ाएंगी, मैच नहीं करेगा। रेशो वाला मत करना। मैम डेज में लास्ट में एस लगेगा? हाँ हाँ मैम। रिप्लाई में लेटर सेंडर और रिसीवर एड्रेस इंटरचेंज हो जाएंगे कि नहीं? हाँ बेटा डेफिनेटली हो जाएंगे, आप लोगों के सेंडर्स और रिसीवर एड्रेस इंटरचेंज हो जाएंगे। इंक्वायरी एंड इंक्वायरी आर बोथ द सेम, देयर इज नो सच डिफरेंस इन बोथ ऑफ द वर्ड्स। रिप्लाई में एड्रेस नहीं आता है क्या? आता है बेटा, मैंने लिखा नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस और टाइम जाता। चेंज नहीं होगा सेंडर और रिसीवर एड्रेस में, क्योंकि अब रिप्लाई दे रहा है तो उसका एड्रेस सेंडर में होगा, रिसीवर में। बेटा चेंज होगा, दोनों के एड्रेस इंटरचेंज हो जाएंगे। वी हैव रिटन 3 पैराग्राफ एटलीस्ट। बेटा इंक्वायरी में मेनली 2 पैराग्राफ होते हैं, तीसरा वाला बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता है। रिप्लाई लेटर की वर्ड लिमिट, हाँ बेटा वर्ड रिप्लाई लेटर की वर्ड लिमिट कम होती है, इससे देते नहीं है, लेकिन इंक्वायरी के अंदर आप लोगों को आ सकता है। इंक्वायरी इज दी ओनली लेटर जिसके अंदर आप लोगों को दिया जा सकता है रिप्लाई। 100% आने के चांसेस होते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। नहीं, एक लेटर में बेटा या तो प्रॉब्लम आएगा या रिप्लाई आएगा, दोनों में से नहीं आने वाला। ओ भाई साहब, मैं गई थी बट फिर गुस्सा हो गई, अब वो तुमसे बात नहीं करना चाहती। वाह। चलो पढ़ते हैं। अब आता है प्लेसिंग इन ऑर्डर। प्लेसिंग इन ऑर्डर मेरे हिसाब से मेरा सबसे फेवरेट लेटर है। उसका क्या रीज़न है? इसमें ना लिखना कम, कहानियाँ ज़्यादा बनानी होती हैं, और ना सबसे इंटरेस्टिंग लेटर यही होता है। तो ये प्लेसिंग इन ऑर्डर में क्या होता है? थैंक यू बेटा हैप्पी बर्थडे के लिए, आपको भी हैप्पी बर्थडे, भगवान आपको लंबी उम्र दे। अब पढ़ लो। तो प्लेसिंग इन ऑर्डर में क्या होता है बच्चों? प्लेसिंग इन ऑर्डर फॉर स्टेशनरी। तो यहाँ पर अब मैंने एक लेटर लिया है कि जिसमें मुझे स्टेशनरी के बारे में बात करनी है, मैं स्टेशनरी का कोई ऑर्डर प्लेस कर रही हूँ, तो मुझे उसके, हाँ वेरी गुड आराध्या, बिल्कुल सही बात बोली। सीरियस बोर्ड स्टूडेंट्स, बहुत ही सीरियस बच्चे हैं हमारे पास, इतने सीरियस हैं कि मुझे लगता है यही सब टॉप करेंगे। और थोड़ी सी चैट तो कर लेना।
नॉर्मल ज़िंदगी में तो चैट करने का बेचारों को मौका ही नहीं मिलता। इंस्टाग्राम, फेसबुक तो है ही नहीं किसी के पास। शुक्र मनाओ फिजिक्स वाला ने तुम लोगों को साइड में एक चैट बॉक्स दे दिया बात करने के लिए, तो तुम लोग बात कर पाते हो, वरना तुम लोगों का क्या होता यार, कहाँ जाते तुम लोग, कितना दुख हो जाता तुम लोगों की ज़िंदगी में, बेचारे। कर लो, मैं इग्नोर करती हूँ तुम लोगों को। एक बच्चा लिख रहा है मैम मेरा बेटा खो गया। कुछ भी करते हो तुम लोग। ठीक है बेटा, ढूंढ लेना, चालू पांडे को बुला लो, ढूंढ देगा। चलो पढ़ते हैं। चालू जी पांडे जी आके ढूंढेंगे तुम्हारे बच्चे। ओ बस। प्लेसिंग एन ऑर्डर। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को स्टेशनरी के लिए एक ऑर्डर प्लेस करना है। तो मैंने अभी फॉर्मेट इसमें नहीं लिखा है, डेट टाइम नहीं लिखा है, क्योंकि वो कहानी हम लोग ऑलरेडी लिख देते हैं, तो वो सब में सेम है, इसलिए मैंने बार बार उसको नहीं लिखा है, फालतू में स्पेस क्यों भर रहे हैं अपनी। सर मैम से हम लोग मेनली, मैं यहां से स्टार्ट कर रही हूँ सब्जेक्ट से, बिकॉज हर लेटर यहीं से चेंज होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट में प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर स्टेशनरी, सर मैम, लेटर कैसे शुरू होगा, दिस इज विद रेफरेंस टू, ये तो बेटा हर एक में कहानी सेम है। लास्ट फोन कॉल, अब इसमें आप लोग क्या क्या चीजों में से कुछ एक लिखना, सब मत लिख कर आना, कुछ एक लिखना कि या तो आपकी इनकी लास्ट टाइम फोन पे बात हुई थी, या तो इन्होंने विद द कैटलॉग कोटेशन व्यू सेंट, या वी रिसीव्ड, कुछ भी लिख सकते हो, ऐसा आएगा। दिस इज विद रेफरेंस टू द लास्ट फोन कॉल वी रिसीव्ड, दिस इज रेफरेंस टू द कैटलॉग या कोटेशन यू हैव सेंट, वी हैड, या कन्वर्सेशन अगर हमारी हुई है फोन के ऊपर, रुको मैं बता देती हूँ तुम्हें किसके साथ मैच होगा। अगर लास्ट फोन कॉल है तो वो टाइम के साथ मैच होगा। कैटलॉग या कोटेशन, कैटलॉग यू सेंट, कैटलॉग वी रिसीव्ड, कैटलॉग हमें मिली, ठीक है, कैटलॉग वी रिसीव्ड, और कोटेशन, कोटेशन दैट यू हैव सेंट। ओए होए 4 नहीं 3 आएगा। ठीक है, रेफरेंस टू द लास्ट फोन कॉल जो हमारी 12 अगस्त को हुई थी, कैटलॉग जो आप लोगों ने भेजी थी, या कोटेशन जो हमें मिली थी, रिगार्डिंग द परचेज ऑफ द स्टेशनरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम योर कंपनी की, किस बारे में करी थी कि हमें स्टेशनरी प्रोडक्ट्स खरीदने आपकी कंपनी से आए। अब मिस्टर या मिसेस या आप लोगों का मिस, ऑन बिहाफ ऑफ द लैंसर कॉन्वेंट आई वुड लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर फॉर द सेम, और यहां पर मेरे को नॉस्टैल्जिया हिट कर गया। दिस इज अ नेम ऑफ अ स्कूल, इफ एनीबडी नोज इट। बेटा कैटलॉग होता है जिसमें ना कोई भी प्रोडक्ट की इमेजेस बनी होती हैं, और कोटेशन होती है जिससे जेठालाल भेजता है जब किसी भी अपने डीलर को कि भैया हम आपको 10 टीवी देंगे और 10 टीवी के नाम पे आपको इतना पैसा, 10 टीवी का इतना पैसा, और फिर 12 एसी आप खरीद रहे हैं तो 12 एसी का मैं आपको इतना रेट लगा कर दूंगा, दैट इज कोटेशन। एंड कैटलॉग इज जिसमें फोटोज होती हैं, ठीक है। तो मैं लिख रही हूँ ऑन द बिहाफ ऑफ लैंसर्स कॉन्वेंट। अच्छा यहाँ पे था कोई है क्या, दिल्ली वाला कोई बच्चा है क्या? डू आई हैव समबडी फ्रॉम दिल्ली? हाँ बेटा मुझे कुरकुरे मोमोज पसंद है। आई एम ऑल्सो इन कॉन्वेंट स्कूल। हाँ बेटा मेरा स्कूल था ये। दिस वाज माय स्कूल। ऐसा नॉस्टैल्जिया हिट कर गया मुझे। बड़ा अच्छा स्कूल था यार, बहुत मजे आते थे मुझे स्कूल में। चलो पढ़ते हैं। है, अरे वाई फाउंड अ स्टूडेंट फ्रॉम लैंसर्स कॉन्वेंट, हेलो, बिकॉज आई वॉज वेरी कनेक्टेड टू माई स्कूल। चलो पढ़ लो। हाँ, तो ऑन द बिहाफ ऑफ द स्कूल लैंसर्स कॉन्वेंट आई वुड लाइक टू प्लेस द ऑर्डर फॉर द सेम, कि मैं उस स्कूल के बिहाफ पर ही ऑर्डर प्लेस करना चाहती हूँ। ये मैंने लिख दिया था, लेकिन अपने स्कूल का नाम लिखकर मत आना, मैं थोड़ी दुखी हो गई थी अपने स्कूल के बारे में याद करते हुए, तो मैंने लेटर में स्कूल का ही नाम लिख दिया। ये सारे लेटर्स मैंने खुद बनाए हुए हैं, ये लेटर्स कहीं से भी कॉपीड नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो मैंने खुद डाले हैं, तो इसीलिए ये लेटर मेरे खुद के लिखे हुए हैं, इसीलिए इसमें मेरे दिल की भावना है, मेरे स्कूल का नाम भी लिखा है। अच्छा लगा देखकर। चलो अब हमें ना बच्चों एक प्रोडक्ट टेबल बनानी है। ये टेबल के ना +1 आप लोगों को मिलता है। मान लो अगर कई नंबर कट रहे हैं तो उसको भी ये नंबर जो है ना ये एडिशनल हो जाते हैं।
अब सीरियल नंबर, आइटम नेम, रैंडमली कुछ भी आइटम कोड, कितनी क्वांटिटी चाहिए, कौन सी कंपनी चाहिए और टोटल कितने पीसेस का आप लोगों को सामान चाहिए वो सब आप लिख सकते हो। जैसे मेरे को यहाँ स्टेशनरी में स्केल, ब्लू पेन, रेड पेन, नोटबुक चाहिए। आइटम कोड मैंने रैंडमली कुछ भी लिखा है, आप लोग भी कुछ भी लिख सकते हो मजे मारने के लिए। क्वांटिटी में 100, 200, 150, 200, बिकॉज आप स्कूल का ऑर्डर कर रहे हो तो बच्चों आप लोगों का जो भी ऑर्डर होगा वो बल्क का ऑर्डर होगा, तो बल्क के हिसाब से लिखना। टोटल फिर आप लोग लिख सकते हो। अब ये तो सबसे जरूरी पार्ट जिसमें से एनी 3 लिखना जरूरी है, मैं यहां पर लिख देती हूं बड़ा बड़ा, एनी 3 तो मैंडेटरी है ही। अब आप क्योंकि लेटर लिख रहे हो तो यहां पर आप उनको बोलोगे कि हाँ, यहाँ पर अब आप उनको बोलोगे कि हमारे, अगर हम आपसे प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं तो हमारी कुछ टीएनसी है, यानी हमारी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है आपसे प्रोडक्ट परचेज करने से पहले, क्योंकि इतनी आसानी से तो हम आपसे सामान नहीं खरीद लेंगे। पहला, द आइटम शुड बी ऑफ A1 क्वालिटी। सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट बात है कि जो सामान आप भेजेंगे वो ऐसे ही एंडा पेंडा नहीं होना चाहिए, वो अच्छी क्वालिटी का सामान होना चाहिए, प्लस वो सामान हमें अच्छी कंडीशन में मिलना चाहिए। पता चला नोटबुकें मुड़ी पड़ी हैं, पेजेस की इंक नहीं है, कुछ खराब हो रखा है, बेटा बल्क में मतलब बहुत सारी क्वांटिटी में। सेकंड, द डिलीवरी ऑफ गुड्स शुड बी डन बाय 20 अगस्त 2029, यानी मैंने यहाँ पर एक डेडलाइन मेंशन करी है। और जब आप बल्क का ऑर्डर देते हो तो एक डेडलाइन देनी जरूरी है, वरना आप ऐसा मान लीजिए कि आप समुद्र में अंधी कश्ती चला रहे हैं, जो पॉसिबल नहीं है। If the order is not received by the given date, then the order shall be sent back. भले ही इसमें हमारा नुकसान हो रहा हो, लेकिन हम लोगों ने ये लिखा है कि अगर आपका ऑर्डर हमें सही डेट तक नहीं मिलता है तो हम आपका सामान वापस दे देंगे, यानी डेडलाइन होना बेटा बहुत जरूरी है। तीसरा, मान लो कंपनी ने आपको कुछ डिफेक्टेड प्रोडक्ट्स दे दिए, ये सेकंड पैराग्राफ के ही बेटा नंबर होते हैं, 2 नंबर तो मान लो कि इसी में आता है कि मान लो आपको कोई प्रोडक्ट डिफेक्टेड है तो कॉस्ट विल बी बोर्न बाय यू, यानी टेकन अप बाय यू, उसकी जो कॉस्ट होगी बच्चों वो आप लोग हैंडल करेंगे, एंड शैल बी रिप्लेस्ड बाय यू। मान लो कोई प्रोडक्ट खराब निकला तो उनके अंदर पेजेस की इंक, बेटा पेजेस में जो लाइन होती है, अगर हमारी कॉपी गीली हो जाती है तो उसकी जो इंक होती है वो बहुत ब्लर हो जाती है, दैट इज पेपर की इंक। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ जो डिफेक्टेड प्रोडक्ट्स हैं वो कंपनी बोन करेगी, यानी जो हमें सामान भेज रहा है वही हैंडल करेगा, उसमें हमारा कोई भी रोल नहीं होगा, एंड कंपनी उसके प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करके देगी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जरूर इंक्लूड करना। ये वाला पॉइंट कहता है एज बीइंग योर न्यू या रेगुलर कस्टमर वी एक्सपेक्ट सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। या तो हम तुम्हारे नए कस्टमर हैं या हम तुम्हारे रेगुलर कस्टमर हैं, तो दोनों के बिहाफ पे हमें डिस्काउंट चाहिए ऑन द एंटायर परचेज। कुछ ना कुछ बल्क का सामान ले रहे हैं तो हमें अच्छा खासा डिस्काउंट दो। काइंडली प्रोवाइड द नीडफुल। तो डिस्काउंट आप अपने परसेंटेज में बता सकते हैं कि इतना चाहिए, या आप बोल सकते हैं कि हमें एक सूटेबल डिस्काउंट दे देना। ये 5th पॉइंट बच्चों कंप्लीटली ऑप्शनल है, बट अगर आपको अपने आंसर को अच्छा बनाना है, वर्ड लिमिट कम लग रही है, ज्यादा नहीं लिख पाए हो, तो ऑप्शनल में ऐड कर देना कि आप लोगों ने 25% ऑफ पेमेंट एज एन एडवांस ऑलरेडी कर दी है वाया चेक। चेक नंबर भी रैंडमली मेंशन कर देना, कुछ भी चेक नंबर बना के दे सकते हो, एंड द रिमेनिंग अमाउंट विल बी पेड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। और आपने ये भी लिख दिया कि आप बाकी पैसा जो है वो टाइम ऑफ डिलीवरी पे दोगे, एंड विल बी पेड आफ्टर द डिलीवरी एंड स्क्रूटिनी ऑफ द गुड्स। स्क्रूटिनी का मतलब होता है चेक करना कि आप लोगों ने जो गुड्स भेजे हैं वो सही क्वालिटी के हैं या नहीं है। समझ में आया? एडवांस पेमेंट ऑफ 25% इज डन बाय चेक। चेक नंबर ये रहा, रिमेनिंग अमाउंट विल बी पेड एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, एंड आपकी प्रॉपर चेकिंग या गुड्स के बाद, चेक होने के बाद ही आप लोगों को सामान मिलेगा। बेटा वार्निंग नहीं है ये, लेकिन अगर आप एक कंपनी को लेटर लिख रहे हो तो उसको आप ये चीजें मेंशन करके दोगे। फिर 3rd पैराग्राफ, We hope that all the goods will be delivered to us on time and will meet the standards। ये आप लोगों का 3rd पैरा है कि मैं उम्मीद करता हूँ या करती हूँ कि जो भी गुड्स आप हमें भेजोगे वो हमें टाइम पे मिल जाएंगे, और आपको सही, आपके उसके स्टैंडर्ड्स जो होंगे वो अच्छी क्वालिटी के होने चाहिए। Looking forward to a nice and speedy service from you। This line again as I said is compulsory। Thank you, yours sincerely ABC। यहाँ पर बच्चों एक और वर्ड आप लोगों ने ऐड किया है, यहाँ पर हमारे पास एक डेजिग्नेशन भी दी गई है, क्योंकि एक ऑर्डर अगर आप प्लेस कर रहे हो तो वो आप किसी बंदे या किसी चीज के बिहाफ पे कर रहे हो। अगर आप उसको किसी चीज के बिहाफ पे कर रहे हो तो आप उसमें अपनी डेजिग्नेशन भी मेंशन करोगे कि आप किस अथॉरिटी के अंदर भेज रहे हो। बेटा हम लोग ना क्योंकि अब चीज़ें ना इतनी इनफॉर्मल हो गई हैं कि आपको लेटर लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन स्कूल वालों ने बोला है लेटर लिखना है तो दे दो, क्या ही फ़र्क पड़ता है। इसका रिप्लाई अगर आप लोगों को ठीक है, मान लो कि मुझे कोई प्रोडक्ट डिफेक्टेड मिला सामान में, ये वाला लास्ट है, इसके बाद छुट्टी है।
वो कहते हैं मान लो अगर आपको कोई प्रोडक्ट डिफेक्टेड मिलता है, कोई सामान सही क्वालिटी का नहीं है, तो आप कैसे बताओगे? वही दिस इज विद रेफरेंस टू द ऑर्डर वी रिसीव्ड एंड बिल नंबर जितना डिलीवर्ड ऑन 20 अगस्त सम प्रोडक्ट्स वर डिफेक्टेड। ये पैरा 1 हो जाता है कि हमें ये सामान मिला था, इसमें से कुछ प्रोडक्ट्स डिफेक्टेड थे। द डिफेक्टेड प्रोडक्ट्स आर एज फॉलोज। ये एक तरीके से कंप्लेंट भी हो जाता है कि आप उन्हें कंप्लेंट कर रहे हो, लेकिन इसमें आप उन्हें बोलते हो कि हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दो। कुछ स्केल ब्रोकन थे, द नंबर ऑफ पेन्स वर लेस देन रिक्वायर्ड, सम नोटबुक्स हैड पेजेस ऑफ इंफीरियर क्वालिटी। इंफीरियर क्वालिटी का मतलब हो गया हल्की क्वालिटी के पेजेस थे। आई ऑर्डर्ड बोथ साइड रूल नोटबुक्स, सम ऑफ देम आर इंटरलीफ। इंटरलीफ कॉपीज कौन सी होती हैं? इंटरलीफ कॉपीज होती हैं ये वाली, जिनके एक साइड पे हमारे पास लाइंस होती हैं और एक साइड प्लेन होती है। ऐसी कॉपीज को हम लोग इंटरलीफ नोटबुक्स बोलते हैं। तो हमने बोला कि हमने दोनों साइड रूल मांगी थी, आपने हमें इंटरलीफ दे दी है। As per the terms and conditions, the above mentioned product should be replaced as soon as possible. Otherwise, we shall return the entire order received from you. हमारे terms and conditions के मुताबिक ये जो प्रोडक्ट्स हैं इन्हें जल्दी से जल्दी रिप्लेस कर दीजिए, या फिर जितना भी सामान हमने लिया है वो आपको वापस भेज देंगे। फुल पेमेंट विल बी मेड आफ्टर द रिप्लेसमेंट ऑफ द गिवन प्रोडक्ट्स। और पूरा पैसा आपको तब दिया जाएगा जब आप हमें सारा सामान सही तरीके से दे देंगे। लुकिंग फॉरवर्ड टू अ पॉजिटिव रिप्लाई फ्रॉम यू। फिर वही थैंकिंग यू योर सिंसियरली और पूरी कहानी करके खत्म करनी है। अब लुक एट द एडवर्ट बिलो। ये आप लोगों का होमवर्क है बच्चों, ठीक है। यू आर लुक एट द एडवर्ट यानी एडवर्टाइजमेंट बिलो। ऑन द ऑपोजिट पेज राइट अ लेटर टू द मेल ऑर्डर डिपार्टमेंट। मेल ऑर्डर डिपार्टमेंट को आपको लेटर लिखना है आस्किंग फॉर अ ट्रैक सूट और स्पोर्ट्स गुड्स। ये आप लोगों को बहुत सारी चीजें मंगानी है, स्पोर्ट्स गुड्स मंगाने हैं टू बी सेंट टू यू। आप लोग 3-4 चीजें, 3-4 आइटम्स डाल सकते हो इसके अंदर। रिमेंबर टू इंक्लूड द कलर एंड साइज यू आर लुकिंग फॉर। एंड ये आप लोगों को बल्क ऑर्डर करना है। तो ये आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है। इसको आप लोग मुझे डाउट स्लाइड में, इसी स्लाइड में, डाउट स्लाइड नंबर कौन सी है ये, 26, डाउट स्लाइड नंबर 26 में आप लोग मुझे इसका आंसर लिख कर दे सकते हैं। मैं आप लोगों को इसके आंसर, बेटा खोलोगे ना, जब फाइल को खोलोगे, जब नोट्स सेव हो जाएंगे ना आपके पास आ जाएंगे, उसमें खोलना, उसमें पिक क्लियर है, पिक क्लियर है, क्लियर नहीं क्लियर है। उसका रीज़न ये है कि अभी क्यों ये क्लास चल रही है तो हो सकता है इसमें थोड़ी सी चीज़ें अनक्लियर हो, तो इसीलिए जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपको सारी चीज़ें क्लियर दिख जाएंगी। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क में करना है। डाउट स्लाइड में मैं चेक कर दूंगी जितने भी मेरे पास, क्योंकि देखो तुम लोग अगर बहुत सारे बच्चे आंसर करने वाले हो तो मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा चीज़ों को चेक करने में। तो आई टेक अ बिट अमाउंट ऑफ टाइम फॉर दैट, बट डेफिनेटली आई ट्राई टू सॉल्व एवरीबडीज आंसर। 1 हफ्ते का टाइम होगा मेरे पास, तो ये मत करना कि मैम रिप्लाई नहीं आ रहा, तो मैं एक एक करके देखूंगी तो मुझे थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है। समय आ गया है अब आप लोगों से विदा लेने का और आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करने का। अब मैं एक बार डाउट चेक कर लेती हूँ, किसी के कुछ खास डाउट्स हैं तो फिर ख़त्म करते हैं हमारी आज की क्लास को। मैम एक तो CBSE का सिलेबस है, मैं तो MP बोर्ड से हूँ, प्लीज़ बेटा तभी मैंने सारे लेटर्स करा रही हूँ बिकॉज हर एक के स्कूल में कुछ भी लेटर आ जाता है। मैम लेटर बेटर क्या करवा रही हो, आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है। लेटर बेटर, ओहो राव साहब, तो राव साहब जी लेटर बेटर पेपर में आता है, ये नहीं कराऊंगी ना तो नंबर कट जाएंगे तुम्हारे। बेटा मैं बहुत ज़्यादा TMKOC देखती हूँ। मोटिवेशन, बेटा मेरी तरफ से मोटिवेशन ये है कि अगर आप अपने ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को लेकर कंसिस्टेंट हैं, लगे पड़े हैं ना उस चीज़ को करने में, तो आफ्टर फेलियर आएंगे, ज़रूर आएंगे, लेकिन आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आप लोगों का जो काम है वो हो जाएगा। तो इवन इफ अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं हो रहा यार, मेरे से नहीं हो रहा, तो आप ये चीज़ याद रखो, आप लोग स्टार्टिंग पॉइंट से आधे रास्ते तक आ चुके हो। जितनी मेहनत आप लोगों को अगले आधे रास्ते को पूरा करने में लगनी है ना, उतनी मेहनत वापस आने में भी लगनी है। तो रादर देन कमिंग बैक एंड थिंकिंग कि मेरे से नहीं हो रहा, जितनी मेहनत मैंने करी है अगर उतनी ही मेहनत मैं थोड़ी सी और कर लूँ या कर लेती हूँ या कर लेता हूँ तो हमारी लाइफ बेटर हो जाएगी। तो फिर हमें लेटर बेटर करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं बेटा मैं अब्रॉड नहीं गई, मन तो बहुत है। इफेक्ट और अफेक्ट, बेटा इफेक्ट का मतलब होता है असर, दिखना, जो असर दिखता है, इफेक्ट ऑफ द साइक्लोन। और अफेक्ट होता है जब आप इमोशनली किसी चीज़ से वो हो जाते हो, फर्क पड़ता है जब आपको। हाँ एग्जाम में भी ABC लिख देना। चलो मैं वीडियो कॉल ट्राई कर लेती हूँ, मुझे देखते हैं किसका लगता है नहीं लगता। कोई ऐसा बच्चा जो मेरी क्लास में आया हो जिसका मुझे नाम देख के याद हो गया हो।
ये भावना पाठक का नाम मैंने बड़ी बार सुना है क्लास के बीच में। ये विराट कोहली और शिखा सिंह, ये भी नाम मैंने बहुत बार देखा क्लास में। निखिल कुमार। देखते हैं तुम में से कोई बच्चा उठाता नहीं उठाता फोन। अरे उठा भी लो बेटा, वीसी करिए, तुम लोग उठाते ही नहीं, मैं क्या करूं। ये इसको भी करते हैं, बच्चा और दिखा था मुझे। कोई उठा रहा है फोन? अरे वाह, प्यार से के बैठे हैं बच्चे। निखिल शक्ल नहीं आ रही। शक्ल नहीं आ रही, ब्लैक स्क्रीन आ रही है। किसी न किसी बच्चे ने उठाया है लेकिन शक्ल नहीं आ रही, पता नहीं क्यों। अरे आ गई। क्या हो रहा है? बहुत अंधेरा है दुनिया में। थोड़ा सा पीछे होना पड़ेगा। क्या चल रहा है ये? चलो जी, उसने फोन ही काट दिया। तुम लोग क्या क्या कराते हो यार मेरे से। कोई है बच्चा ऐसा जो कॉल उठाने वाला है ढंग का? वो डर गया बेचारा, क्या हुआ पता नहीं। अच्छा लगा मुझे यहां तक पहुंचकर। देखते हैं कौन बच्चा उठाता है। मैंने रैंडमली बहुत सारों को मिला दिया है, लेट्स सी। इज एनीबडी एक्चुअली गोइंग टू पिक अप अ कॉल? नितिन। अरे वाह, शक्ल ही नहीं आ रही तुम बच्चों की। वाह यार, आई फील वेरी गुड टू टॉक टू यू गाइस। आओ शक्ल तो दिखाओ, नितिन की शक्ल। शक्ल। हाय अजय, हाय नितिन, अत्री सिंह, दीपिका का भी वो ऑन हुआ था। आवाज आ रही है तुम लोगों को मेरी? हाय, कितने अच्छे लग रहे हो तुम लोग। आवाज आ रही है? अरे मेरी आवाज आ रही है किसी को क्या? वेट अ सेकेंड। मेरी आवाज आ रही है क्या तुम लोगों को? मुझे ही नहीं आ रही तुम लोगों की आवाज। मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, बस दिखने में तो तुम बच्चे बड़े अच्छे लग रहे हो, मुझे मजा आ रहा है। मुझे इशारे करके बता सकते हो पढ़ाई कैसी चल रही है तुम लोगों की? आवाज ही नहीं आ रही। वेट, लेट मी कॉल समबडी। आवाज करवाते हैं स्टार्ट। एक बार ये देखना, आवाज ही नहीं आ रही। इन बच्चों की आवाज नहीं आ रही ना। सुनू तो इनके एक्सपीरियंसेस चल कैसे रहे हैं। मेरी आवाज नहीं आ रही तुम लोगों को? तुम लोगों को आ रही है, मुझे तुम लोगों की आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ, ओके, नाउ आई एम एबल टू हियर यू गाइस। बोलना बोलना, कुछ बोलना। यू गाइस विल बी एबल टू हियर मी एज वेल। मेरी आवाज भी आ जाएगी और तुम लोगों को आ रही है, मुझे तुम लोगों की आवाज नहीं। अरे कुछ बोल भी लो। चलो, आई एम नॉट एबल टू हियर एनीबडी टुडे। देखते हैं अगली क्लास में करेंगे इसको भी सॉल्व, पर आज कम से कम क्लास के बच्चे देखने का मौका तो मिला। चलो, बहुत सारे बच्चों की से मिलके मुझे अच्छा लगा। अब समय आ गया है आप लोगों से विदा लेने का। अब मिलेंगे अगली क्लास में। आज हमने बच्चों की शक्लें देखी हैं। अगली क्लास में उम्मीद करते हैं कि हम लोग किसी से बात भी कर पाएंगे। वैसे अजय का बैकग्राउंड बड़ा अच्छा लग रहा है, इससे आसमान बहुत ही एस्थेटिक सा लग रहा है, ब्लू ब्लू अच्छा लग रहा है देखने में, नेचुरल ब्यूटी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर बच्चों। टिल देन अपना, अच्छा इसका डीपीपी नहीं आएगा,
इसका कोई डीपीपी नहीं है, क्योंकि इसमें से मैं डीपीपी क्या ही देती आप लोगों को, इसके अंदर हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चंस नहीं कर सकते हैं। इसके बजाय मैंने आप लोगों को होमवर्क क्वेश्चन दे दिया है। आप लोग वो होमवर्क क्वेश्चन मुझे डाउट स्लाइड के ऊपर, डाउट स्लाइड नंबर 26 के ऊपर आंसर लिखकर भेज सकते हैं। आई नीड अ वीक्स टाइम, क्योंकि सबके आंसर चेक करने हैं। तो जिसके भी क्वेश्चन में जो भी पॉइंट होगा आई कीप मेंशनिंग इट। तो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड एवरीथिंग। अब मिलेंगे हम लोग हमारी अगली क्लास में। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहो, एंजॉय करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।